खूनी सुबह का खूनी सूरज तलू हुआ। दोनों कैंपों में एक आम हलचल मच गई। सिपाही नारे लगाते उठ बैठे और कत्लेआम की तैयारियों में मसरूफ हो गए। दोनों लश्कर मैदान में निकल आए। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। खून जमा देने वाला नज़ारा था वो। लेकिन मेरे करीब खड़ा हुआ एस्लोपोगास अपने इन कोसी काज पर ठोड़ी टकाए उस नज़ारे को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और उसके मोटे मोटे होंठ मुस्कुराहट की सूरत में फैले जा रहे थे। मैकोमेजन, आज तक मैंने ऐसा नज़ारा नहीं देखा। वक्त गुजरता गया। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खामोश खड़ी हुई थीं। दुश्मन की फौज से चंद सवार निकलकर हमारी तरफ आए और हमसे कुछ दूर आकर खड़े हो गए। वो हमारी तादाद और फौज की तरतीब का अंदाज़ा लगा रहे थे। वक्त गुजरता गया लेकिन हमला ना हुआ। ठीक दोपहर को जब सारे सिपाही खाना खा रहे थे, दुश्मन के लश्कर से सोराइसिस की आवाज़ें बुलंद हुईं। मैंने जल्दी से दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। खातून शब एक घोड़े पर सवार लश्कर के बीच में से गुजर रही थी। वह जिस दस्ते के सामने से गुजरती वही सोराइसिस का नारा बुलंद करता। हम हथियार लेकर तैयार खड़े हो गए। दफतन दुश्मन के लश्कर में से सवारों के दो दस्ते जुबान की शक्ल बनाए तोप के धाने से निकलते हुए शोले की तरह निकल आए। वो आहिस्ता आहिस्ता चश्मे की तरफ बढ़े। रफ्ता रफ्ता उनकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। इससे पहले कि वो जुबान चश्मे को छूती, मुझे हेनरी का हुक्म मिला कि उनके मुकाबले के लिए एक दस्ता रवाना करूं। मैंने 5000 सिपाहियों को उस बढ़ती हुई जुबान की तरफ रवाना किया और हमारे सिपाही गावदुम की शक्ल बनाए जुबान की नोक की तरफ चले। मैंने देखा कि हमारे दस्ते का जोवेंदी अफसर बड़ी होशियारी से अपने साथियों को आगे बढ़ा रहा था। उस जुबान में सिपाहियों की तादाद 8000 से जायद थी। दफतन हमारा दस्ता जुबान की नोक से बाएं तरफ को हट गया, जैसे उसे आगे बढ़ने से रोकना ना चाहता हो, और अब हमारा दस्ता मुड़ सा गया, जैसे गावदुम सांप की तरह कुंडली मार रही हो। और इससे पहले कि दुश्मन हमारे दस्ते की कार्रवाई को समझ पाते, वह जुबान के बिल्कुल बीच में हमलावर हुआ। हमारे दस्ता के हमलावर होते ही ऐसी आवाज़ें बुलंद हुईं जैसे कुदालों से बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लें तोड़ी जा रही हों। मुड़ी हुई गावदुम जुबान के बीच में तीर की तरह घुसती चली गई और दुश्मन के सिपाही जख्मी होकर टपाटप आमों की तरह गिरने लगे। दुश्मन का दस्ता उलट पलट हो गया। जैसे जैसे हमारे सिपाही आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन के जख्मी और मकतूल उसके कदमों में बिछते जा रहे थे। हमारा दस्ता अंदर ही अंदर घुसता चला गया, यहाँ तक कि जुबान के दोनों सिरे दर्दो करब से अंदर की तरफ मुड़ गए कि अपने कल्ब को बचा सकें। और इससे पहले कि जुबान के दोनों सिरे मिलकर हमारे दस्ते को निर्गे में ले लें, हमारे सिपाही पलटे और बर्मे की तरह दुश्मनों को चीरते हुए बाहर निकल आए और फिर दुश्मन पर जा पड़े। ये हमला इतना शदीद था कि दुश्मन के पांव उखड़ गए और अपने मकतूलों और जख्मियों को छोड़कर बड़ी अफरा तफरी में अपने लश्कर की तरफ भाग पड़े। मेरा ख्याल था कि वो जितनी तादाद लेकर हम पर हमला करने चले थे, शायद उसका एक ही हिस्सा बचा कर ले जा सके। सोराइसिस के लश्कर से चंद और दस्ते शिकस्त खुर्दा दस्ते की मदद को चले। दोनों रास्ते में मिले। आने वाले दस्ते बीच में से खुल गए और उन्होंने भगौड़ों को अपने बीच में ले लिया। हमारा दस्ता कामयाब लौटा, लेकिन 500 सिपाहियों का मकतूल छोड़कर। अभी मैं उस अफसर को मुबारकबाद दे ही रहा था कि हमारे बाएं बाजू से एक शोर बुलंद हुआ और सवार बेतहाशा पीछे हटते चले गए। पता नहीं उस तरफ कब और कैसे जंग शुरू हुई। इस अरसा में सोराइसिस के लश्कर का बायां बाजू, जो नाश्ता के वैशी कोहिस्तानियों पर मुश्तमिल था, चश्मे से आगे बढ़ आया और शोलाबार आंखों से हमें देखता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो तलवारें और नेज़े हिलाते और सोराइसिस के नारे बुलंद करते इस तेजी से बड़े चले आ रहे थे कि मालूम होता था कि हम सबको चशम जदन में कुचल कर रख देंगे। हेनरी की तरफ से फिर हुक्म मिला कि कोहिस्तानियों के इस बढ़ते हुए सैलाब को रोकने की कोशिश करो। हमला शायद बायक वक्त हमारे दाएं बाजू और कलब पर किया जाने वाला था। मैंने 1000 सवार कोहिस्तानियों को रोकने के लिए रवाना किए। हमारे सवारों ने दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हमारे सिपाही कोहिस्तानियों के बीच में तेज चाकू की तरह उतरते चले गए और उन्हें तितर बितर कर दिया, लेकिन हमें भी काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। जब दुश्मन ने देखा कि वो कट रहे हैं और अगर यही हालत रही तो उनका पूरा दस्ता तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने एक चाल चली। जब हमारे सिपाही उन पर हमला करते तो कोहिस्तानी काई की तरह फट जाते और हमारे सिपाही जोश में बिला सोचे समझे अंदर ही अंदर घुसते चले जाते। दुश्मन दबकर, हटकर और ज़मीन पर लेटकर अपना बचाव करते और जब हमारे सिपाही वापस लौटते तो कोहिस्तानी उनके सामने आहनी दीवार की तरह खड़े हो जाते। फिर तलवारें चलती और चीखें बुलंद होती और बेशुमार घोड़े अपने सवारों के बोझ से आज़ाद होकर दो लत्तियां झाड़ते नजर आते। हमारे सिपाहियों की जान तोड़ कोशिश के बावजूद दुश्मन आगे बढ़ता चला रहा था। आगे आगे
और उन वैशी कोहिस्तानियों ने गुड के दस्ता पर, जो 7,500 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, हमला कर दिया। गुड के दस्ता ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का हमला रोका। उसी वक्त दिल हिला देने वाली चीखों पुकार से मैंने समझ लिया कि कल्ब और बाएं बाजू पर भी दुश्मन ने हमला कर दिया है। मैंने रुकाबों पर खड़े होकर अपने बाएं तरफ देखा। जहां तक नजर जाती थी तलवारें और नेज़े बुलंद हो होकर इंसानी समुंदर की तरफ झुक रहे थे। सफ़ेद दरहम बरहम हुई जा रही थी और मौत की गर्म बाजारी थी। जंग की आग दूर दूर फैल गई थी। खुदा मालूम कोहिस्तानियों ने किस तरह से हमला किया कि गुड के दस्ते की सफ कायम न रह सकी और वह टूटकर तिकोन की सूरत हो गई। नाश्ता के गजबनाक पहाड़ी तो कौन के तीनों कोनों पर हमला करते, लेकिन फिर फौरन ही पीछे हट जाते। 1 घंटा तक जंग इसी तरह से होती रही। इस अरसा में हमें भी कुछ फायदा पहुंचा। 2 हमले हम पर जंगल की तरफ से किए गए, लेकिन दुश्मन नाकाम होकर वापस जंगल में जा घुसा। नाश्ता के वैश्य सिपाहियों ने गुड के दस्ते की तकोन तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी न हुई और इसी कोशिश में उनके कई सिपाही कट मरे। कल्ब की हालत अजीब हो रही थी। वहां हेनरी और एस्लोपोगास मौजूद थे, लेकिन दुश्मन का जोर इस कदर था कि उन्हें हमला रोकने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ रही थी। दुश्मन हर बार सिमट कर हमला करता कि सफ़ें तोड़ दे, लेकिन फौरन ही पीछे हट जाता, जैसे मौजें चट्टानों से टकराकर लौट जाती हैं। आखिरकार हमलों की शिद्दत में कमी हुई और सोराइसिस का लश्कर ये सोचकर कि उनके हमलों से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, पीछे हटा। वैशी कोहिस्तानी भी पीछे हटे, लेकिन उसकी इस पसपाई से मैंने कोई धोखा न खाया। हमारे जितने सिपाही जोश में आकर आगे बढ़ गए थे, मैंने उन्हें भी वापस बुला लिया। दफातन सोराइसिस ने अपने सवारों को कई दस्तों में तकसीम किया और नए जोश और वलवले से हम पर हमलावर हुई। सोराइसिस बजाते खुद सिपाहियों को लड़ा रही थी और खुद भी हाथ में तलवार लिए जंग की आग में कूद पड़ी थी। बर्फ के फिसलते हुए तोदे की तरह सोराइसिस का लश्कर आगे बढ़ा। हमारा दस्ता जो आगे खड़ा हुआ था, उस बढ़ते हुए सैलाब के सामने मिट्टी की दीवार साबित हुआ। सोराइसिस अब खास हमारे दस्ते पर हमलावर हुई और अगर 10,000 महफूज सिपाही बर वक्त हमारी इमदाद को ना आ गए होते तो हमारे कदम उखड़ चुके होते। गुड का दस्ता हमले की ताब ना लाकर पीछे हटा और उसके काफ़ी सिपाही मारे गए। लेकिन यह तस्लीम शुदा अमर है कि जो चीज़ बहुत तेज़ तरार होती है, देर पा नहीं होती। चुनाचे दुश्मनों का हमला जितना सख्त था, उतनी ही जल्दी नरम पड़ गया। देखते ही देखते उनके हमलों की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई और अब जंग का रुख पलट गया। कुछ देर तक तो दुश्मन हमला करते रहे और हमारे सिपाही हमला रोकते रहे, लेकिन फिर हमारे सिपाही आगे बढ़ने और दुश्मन पीछे हटने लगा। हमारे सिपाही दुश्मनों को सोराइसिस के कैंप की तरफ धकेल रहे थे। उसी वक्त नाश्ता के गजबनाक कोहिस्तानी एकदम से पीछे हटे। गुड के दस्ता ने खुशी के नारे बुलंद किए और कोहिस्तानी को बुरी तरह से रौंदते धकेलते आगे बढ़ते चले गए। कोहिस्तानी बड़ी अफरा तफरी में ढलवान उतरने लगे। गुड का दस्ता उनके पीछे ही पीछे लगा हुआ था। ढलवान की दूसरी तरफ से तैग जनों का एक दस्ता हमारी तरफ आ रहा था। कोहिस्तानी उनसे जा मिले और दोनों ने मिलकर गुड के दस्ता पर शिद्दत से हमला किया। बड़ी खौफनाक जंग थी वो। सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए मुझे गुड नजर आया, जो अपने दस्ते के बीच में, जिसकी तबाही लाजमी थी, घोड़े पर सवार चीख चीख कर कुछ कह रहा था। दूसरे ही लम्हे गुड का दस्ता तितर बितर हो गया और गुड हजूम के भंवर में गायब हो गया। बावजूद कोशिश के मैं गुड को नहीं देख सका। सिर्फ इतना नजर आ रहा था कि तलवारें बुलंद हो होकर झुक रही थीं। मैं गुड की सलामती के लिए दुआएं कर रहा था कि तलवारों के खेत में से बगैर सवार का एक वहशत ज़दा घोड़ा निकला और तेजी से भागता हुआ मेरे करीब से गुजर गया। वो गुड का घोड़ा था। ओ खुदा, क्या गुड वाकई! और मेरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई। दफातन रंजो गम ने मुझे अंधा कर दिया और मैं अपना दस्ता लेकर तेजी से उस तरफ चला जहां अब तक जंग जारी थी और गुड का दस्ता करीब करीब तबाह हो चुका था। हमें आता देखकर कोहिस्तानी और तैग जनों की ज़्यादातर तादाद हमारी तरफ पलट पड़ी और हमारा ऐसा गर्मा गर्म इस्तकबाल किया गया कि तबीयत हवा हो गई। हम उनकी सफ़ें तोड़ते हुए अंदर घुस गए। हकीकत में शैतान थे वो। कोहिस्तानी और उनकी जंग का तरीका भी निराला था। तलवारों और नेज़ों से वो घोड़ों को जख्मी कर देते। घोड़ा माँ सवार के दम से ज़मीन पर आ रहता और फिर एक साथ कई पहाड़ी गिरे हुए घोड़े और उसके सवार पर टूट पड़ते और उसका कीमा बना देते। किसी नालायक ने मेरे घोड़े को भी जख्मी कर दिया और वह मुझे लिए लिए बेजान होकर गिरा और जब मैं उठा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मैं तन्हा दुश्मनों के बीच में फंसा हुआ था और मेरे सिपाही मुझसे काफ़ी दूर दुश्मनों से उलझे हुए थे। मैंने अपने सिपाहियों को आवाज़ें दी, लेकिन वो उस शोरोगुल में मदगम होकर रह गईं। अब सिवाय इसके और कोई चारा न था कि दुश्मनों को चीरता हुआ अपने साथियों से जा मिलूं। चुनाची आंखें बंद करके मैंने बेतहाशा तलवार चलाना शुरू कर दी। खुदा जाने मेरी तलवार से कौन जख्मी हुआ और कौन मरा, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मैं यूं कदम कदम आगे बढ़ रहा था कि मेरी मुलाकात
गुड के दस्ते के बचे खुचे सिपाहियों से हुई। वो अपने गिरे हुए अफसर और गुड के गिर्द दायरा बनाए बड़ी दलेरी से कोहिस्तानियों को रोक रहे थे। उनके हल्का के बीच में गुड की यकचश्मी ऐनक धूप में चमक रही थी। मेरा अजीज दोस्त जिंदा था, सही सलामत था, लेकिन जिस वक्त मैं वहां पहुंचा एक देवकामत वैशी किसी तरह से गुड के करीब पहुंचकर अपनी तलवार बुलंद कर चुका था और गुड मायूसी से आसमान की तरफ देख रहा था। खुदा जाने क्या हुआ कि मैं एकदम से आगे बढ़ा और वो चाकू जो मैंने मिसाई के कटे हुए हाथ से छुड़ाया था वैशी की पीठ में दस्ते तक उतार दिया। वैशी जख्मी सांप की तरह पलटा और पूरी कुव्वत से मुझ पर वार किया। उसकी तलवार मेरे बाएं कंधे पर पड़ी, फिर उसने दूसरा वार मेरे सीने पर किया। लेकिन चूंकि मैं ज़रा पहने हुए था इसलिए जख्मी तो ना हुआ, लेकिन ज़रब इतनी शदीद थी कि मैं अपना तवाजुन कायम ना रख सका। लड़खड़ा कर ज़मीन पर आ रहा और कंधे और सीने के शदीद दर्द ने मुझे बताया कि मुझे अंदरूनी चोट आई है और मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ। कुछ देर तक मैं जख्मियों और मकतूलों के बीच में बेहोश पड़ा रहा और फिर जब मुझे होश आया तो देखा कि नाश्ता के सिपाही चश्मे की तरफ पसपा हो रहे थे और गुड मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए और मैं भी मौत की आगोश में पहुंचने से बाल बाल बच गया, उसने कहा। चलो ठीक है, हर चीज़ का इंतज़ाम बेहतर तौर पर हुआ और जो हुआ सो हुआ। मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन ये सोचे बगैर न रह सका कि कम अज़ कम मेरे दोस्त के लिए तो इंतज़ाम बेहतर हुआ, वरना मेरे लिए जो हुआ सो अच्छा ना हुआ, क्योंकि मेरे सीने और कंधे पर बहुत सख्त चोट आई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारे महफूज सिपाही तीर की तरह चले और दुश्मन की बेतरतीब फौज पर उकाब की तरह जा पड़े। हमारे सिपाहियों का ये हमला आखिरी ज़रब साबित हुआ और दुश्मन तेजी से चश्मे की तरफ पसपा हुआ। उसी वक्त एक सिपाही नलिप्था की अता करदा स्याह घोड़ी लिए मुझे तलाश करता आया और मैं अपने कंधे और सीने के शदीद दर्द के सबब बमुश्किल उस पर सवार हो सका। अभी मैं जैन पर जमने भी ना पाया था कि हेनरी का हुक्म मिला कि आगे बढ़ो। चश्मे के करीब पहुंचकर दुश्मन पलट पड़ा था और कदम जमाए हमारे सिपाहियों का मुकाबला कर रहा था। हमारे सिपाही उनके हमले रोक रहे थे और कदम कदम उन्हें पीछे हटाते जा रहे थे। दुश्मन ऐसी तेजी से हमलों पर हमले कर रहा था कि हमारे सिपाहियों को हमला करने का मौका ही ना मिल रहा था। आखिरकार हमें हमले का मौका मिला और हम जख्मियों और मुर्दों को फलांगते बल्कि रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए। दफअतन मेरी नज़र सामने की तरफ उठ गई। एक शख्स जोवेंदी लिबास में मलबूस एक तगड़े घोड़े पर सवार तेजी से हमारी तरफ चला रहा था। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और उसका सवार जो घोड़े की गर्दन से चिपका हुआ था दाएं बाएं डोल रहा था। मैं हैरान था कि ये कौन है और क्यों हमारी तरफ बढ़ा चला रहा है। सवार हमारे करीब आ गया और मैंने उसे पहचान लिया। आपका क्या ख्याल है, कौन होगा वो सवार? जी हाँ, हमारे दोस्त अल्फोंसे के सिवा और कौन हो सकता है। उसकी मूंछों के कोने हस्बे मामूल बच्चिया के सींगों की तरह ऊपर उठे हुए थे और दोनों कोने थरथरा रहे थे। 1 मिनट बाद वो हमारे सिपाहियों को हटाता हमारी तरफ बढ़ रहा था और 1-2 बार तो हमारे ही सिपाहियों की तलवारों से कत्ल होते हुए बचा। आखिरकार हमारे सिपाहियों में से एक ने उसके घोड़े को पकड़ लिया और मेरे सामने ले आया। आह मॉन्सियोर, अल्फोंसे ने खौफ से फटी हुई आवाज़ में कहा। खुदा का शुक्र है कि मैं आपसे आ मिला। उफ, क्या जान पर खेला हूँ मैं भी। दादा जान के खून की कसम, मैंने भी बहादुरी का हक अदा कर दिया। आपकी फतह हुई और दुश्मन दुम दबाकर भाग रहा है। लेकिन ओ, खास बात तो मैं बताना ही भूल गया। अरे बाप रे मॉन्सिन्योर, सुनिए, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मलका नलिप्था को उसके कमरे में कत्ल कर दिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नलिप्था के मुहाफिज रात ही को महल से चले जाएंगे और पुजारी महल में घुसकर मलका को कत्ल कर देंगे। उनके फरिश्तों को भी खबर न थी कि उनकी बातें मैं सुन रहा हूँ। लेकिन जनाब, मैं क्या चालाक हूँ, ये तमाम बातें मैंने सोराइसिस के बड़े से झंडे के पीछे छुप कर सुन ली। क्या बकते हो, मैं चिल्लाया। बकता ये हूँ जनाब कि वो शैतान का खालू नाश्ता उस शैतान के बाप रैगून से मामला तय करने के लिए गुज़िश्ता रात को मेलोसिस की तरफ रवाना हो चुका है। मुहाफिज बड़े जीने का दरवाज़ा खोलकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे और रैगून नाश्ता और दूसरे पुजारी महल में घुसकर मलका का काम तमाम कर देंगे। ये बक रहा हूँ मैं, समझे। मेरे साथ आओ, मैंने अल्फोंसे से कहा। फिर चिल्लाकर एक अफसर से कहा कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरा ओहदा संभाल ले और अल्फोंसे को साथ लिए उस तरफ जिस तरफ शाही अलम नज़र आ रहा था और जहां हेनरी मौजूद था। मैं और उस शाही रसाले में 1-1.5 मील का फासला होगा। हम तेज़ी से उस रसाले की तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि मुझे हेनरी रोज़े रोशन पर सवार नजर आया। हम शाही रसाले के करीब पहुंचे ही थे कि वो घोड़ों का ताक़ुब करने के लिए आगे बढ़ा। हेनरी के सर पर एक खून आलूद पट्टी बंदी थी और उसके करीब ही असलोपोगास अपना खून आलूद कुल्हाड़ा लिए खड़ा था।
और बिल्कुल ताज़ा दम नजर आ रहा था। अरे क्वार्टरमैन, खैर तो है? हेनरी ने कहा। नहीं, नलिप्था को कल सुबह कत्ल कर दिया जाएगा। अल्फोंसे ने जो किसी तरह से फरार होने में कामयाब हो गया है, तमाम बातें छुपकर सुन ली हैं और मैंने अल्फोंसे से सुनी हुई बातें दोहरा दी। हेनरी का चेहरा मुर्दे जैसा सफ़ेद हो गया। कल? हेनरी की आवाज़ कांप रही थी और इस वक्त सूरज गुरूब होने के करीब है। जोवेंदी में सुबह 4 बजे पौ फट जाती है और हम मेलॉसे से 100 मील दूर हैं। इंतहाई तेज़ रफ्तार घोड़ों की मदद से भी इतना फासला 10 घंटे से कम में तय नहीं हो सकता। ओ खुदा! हेनरी, तुम्हारा घोड़ा ताज़ा दम है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अभी अभी मैं इस पर सवार हुआ हूँ और इसे दाना पानी भी दिया जा चुका है। मेरी घोड़ी भी ताज़ा दम है। अच्छा, अब तुम अपने घोड़े से उतर आओ और एस्लोपोगास को सवार होने दो। वो एक आला दर्जे का शाह सवार है। हम दोनों सुबह होने से पहले मेलॉसेस पहुंचने की कोशिश करेंगे और अगर ना पहुंच सके तो फिर जो खुदा की मर्जी। तुम्हारा मैदान जंग छोड़ना मुनासिब नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी के सबब मुमकिन है हमारी फतह शिकस्त में तब्दील हो जाए। एक ही लम्हा बाद हेनरी नीचे खड़ा हो गया और एस्लोपोगास घोड़े पर सवार था। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज, मैंने कहा। अगर मुमकिन हो तो हमारी रवानगी के 1 घंटा बाद 1000 सवारों को हमारी मदद के लिए ज़रूर भेज देना। और सुनो, मैं अपना चार्ज एक जोवेंदी अफसर को देकर आया हूँ। अगर मुनासिब समझो तो उसे मेरी जगह पर कायम रखना, वरना मेरे दस्ते की कमान भी तुम ही संभाल लेना। क्वार्टरमैन, नलिप्था को बचाने की पूरी कोशिश करोगे ना? हेनरी ने पुरुमीद होकर कहा। इत्मीनान रखो हेनरी, उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। जाओ, तुम्हारा दस्ता बहुत आगे बढ़ गया है। अगर खुदा ने चाहा और जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। हेनरी ने आखिरी बार हमें पुरुमीद नजरों से देखा और आगे बढ़ गया। एस्लोपोगास और मैं मैदान जंग से बाहर आए और चंद ही मिनटों के बाद उस भयानक मकतलगाह और खून की नदियों से काफी दूर आ चुके थे। ढलवान की चोटी पर पहुंचकर हमने पलट कर देखा। गुरूब होते हुए सूरज की किरणों में मैदान जंग एक नन्ही सी तस्वीर जैसा मालूम हो रहा था। ढलवान की चोटी पर पहुंचकर हमने पलट कर देखा। गुरूब होते हुए सूरज की किरणों में मैदान जंग एक नन्ही सी तस्वीर जैसा मालूम हो रहा था। मैकोमेजन मैदान हमारे साथ रहा। एस्लोपोगास ने मैदान जंग की तरफ देखते हुए कहा, देखो, खातून शब का लश्कर भागा जा रहा है। उनके दिल मुर्दा हो चुके। सूरज गुरूब हो रहा है और अंधेरे में जंग हो नहीं सकती। लेकिन उसने एक माहिर जर्नैल की तरह सर हिलाकर कहा, मुझे यकीन है कि खातून शब के सिपाही कल फिर मैदान जंग में निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमने उन्हें नाक को चने चबवा दिए। वाह, क्या जंग थी! बस मजा आ गया। हम आगे बढ़े। रास्ते में मैंने मुख्तसर तौर पर एस्लोपोगास को बता दिया कि हम मेलॉसेस क्यों जा रहे हैं और फिर आखिर में कहा कि अगर हम वक्त से मेलॉसेस ना पहुंच सके तो आज जितने भी लोग मैदान जंग में मारे गए हैं उन सबकी कुर्बानियां गोया बेकार ही गईं। ओह, उसने कहा, 100 मील का सफ़र दरपेश है और फिर कहीं से ताज़ा दम घोड़े भी नहीं मिल सकते और सुबह से पहले मेलॉसेस पहुंचना है। खैर, मैकोमेजन इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है और वही हम कर रहे हैं कि हम ऐन वक्त पर शैतान रगून की खोपड़ी तोड़ने के लिए मेलॉसेस पहुंच जाएं। बड़ा ही हासिद और कमीना शख्स है ये रगून। पहले हमें आग में चलाने की कोशिश की और अब कमबख्त मेरी मलका को कत्ल करना चाहता है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, चाहे वो अपने नापाक इरादे में कामयाब हो या ना हो, मैं उसकी खोपड़ी उसकी मुकद्दस दाढ़ी तक चीर दूंगा। और उसने अपना इनकोसी कास हवा में लहराया। सूरज गरूब हो चुका और तारीकी रफ्ता रफ्ता बढ़ती जा रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से वो चांदनी रात थी और रास्ता सीधा और हमवार, इसलिए भटक जाने का कोई खदशा न था। बढ़ती हुई तारीकी और दम तोड़ती हुई रोशनी में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। ढलवान के बाद हद्दे निगाह तक मैदान फैलता चला गया था और काफ़ी दूर सब्जे की चादर ओढ़े पहाड़ियाँ नजर आ रही थीं। वो पहाड़ियाँ हमारे करीब आती चली गईं। अब हमारे घोड़े पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। अब वो पहाड़ियाँ अबूर कर चुके थे और मैदान में हवा से बातें करते हुए उन टीलों की तरफ बढ़ रहे थे जो काफ़ी दूर नजर आ रहे थे। हम चलते रहे तेजी से। घोड़ों की टापों की ताल पर जैसे दरख्त रक्स कर रहे थे। मैदान गोल गोल घूम रहे थे। चांद निकल आया, जर्द जर्द बीमार सा। एक उजड़े गांव में चंद आवारा कुत्ते घूम रहे थे। उन्होंने भौंककर हमारा इस्तकबाल किया, लेकिन हम उनकी तरफ कोई तवज्जो किए बगैर बगौले की तरह गांव से निकल गए। हैबतनाक जंगल भाएं भाएं कर रहा था। बुलंद दरख्त और गुंजान झाड़ियां हमारे करीब से गुजर रही थीं और इसी तेजी से वक्त भी उड़ा जा रहा था। हम खामोश थे। मैं और एस्लोपोगास अपने अपने घोड़े की पुश्त पर जमे ख्यालात में गोताजन। एस्लोपोगास स्याहदियो सफ़ेद बुर्राक घोड़े पर बैठा बेहद अजीम मालूम हो रहा था और यूं मीलों पर मील और घंटों पर घंटे गुजरते गए। आखिरकार मेरी घोड़ी के कदम लड़खड़ाने लगे
उसके मुंह से कफ जारी हो गए। मैंने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। आधी रात गुजर चुकी थी और अभी हम निस्फ रास्ता ही तय कर पाए थे। ढलवान की चोटी पर एक शफाफ चश्मा बह रहा था। हम उस चश्मा के किनारे 10 मिनट तक सस्ताने के लिए रुक गए। एस्लोपोगास अपने घोड़े से उतरा और मुझे सहारा देकर उतारा। हमारे घोड़े नथने फुलाए तेज तेज सांस ले रहे थे और उनके जिस्म से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। एस्लोपोगास को अपनी घोड़ी की लगाम पकड़ाकर मैं पेट के बल जमीन पर लेट गया और अपने होंठ चश्मे की शफाफ सतह से चिपका दिए। पानी पी चुकने के बाद मैंने हाथ मुंह धोए और अब बूढ़े जूलू ने दोनों घोड़ों की लगामें मुझे पकड़ा दी और खुद पानी पीने चला। अब घोड़ों की बारी थी, लेकिन उन्हें निहायत ही कलील मिकदार में पानी पिलाया गया, क्योंकि खौफ था कि ज्यादा पानी पी लेने से वो मर ही ना जाएं। रवाना होने में अभी 2 मिनट थे। चुनाचे मैंने घोड़ों को टहलाना शुरू किया और मैं भी टहलने लगा कि हमारे अकड़े हुए पट्टे खुल जाएं। मेरी घोड़ी हालांकि बड़ी ताकतवर थी, लेकिन वो बेहद थकी हुई मालूम हो रही थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखें निस्फ के करीब बंद हो चुकी थीं। लेकिन नलिप्था का सफ़ेद घोड़ा रोज़े रोशन मेरी घोड़ी के मुकाबले में ताज़ा दम मालूम होता था। एस्लोपोगास ने सहारा देकर मुझे अपनी घोड़ी पर सवार किया और फिर वो खुद रकाब को छुए बगैर उछलकर जैन पर जम गया और हम चले, पहले आहिस्ता आहिस्ता ताकि हमारे घोड़े दम दुरुस्त कर लें। फिर घोड़ों ने खुद ब खुद तेज़ होना शुरू किया और वह पहले किसी तेज़ रफ्तारी से उड़े चले जा रहे थे। 10 मील और तय हो गए और अब 7 मील की मुश्किल और थका देने वाली चढ़ाई शुरू हुई। और ये चढ़ाई चढ़ते हुए मेरी घोड़ी 3 बार लुढ़क गई, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसने अपनी ताकत को समेटा और निहायत सुबक रफ्तारी से ढलवान उतरने लगी। उतार के ये 3-4 मील हमने इस तेज़ी से तय किए कि रवाना होने से अब तक तय न कर सके थे। लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मुमकिन है ये मेरी घोड़ी की आखिरी कोशिश हो, और मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। वो दांतों में लगाम दबाए 500 गज तक भागती चली गई। फिर वो डगमगाई, उसकी गर्दन झुकी और वो सर के बल जमीन पर आ रही। मैं उसकी पुश्त पर से कूद पड़ा और अपने जोर में दूर तक लुढ़कता चला गया। मैं उठकर घोड़ी के करीब आया। वफादार जानवर ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। हवा की ज्यादती के सबब उसका दिल और फेफड़े फट गए। एक बार फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी गर्दन ढलक गई। वो मर चुकी थी। एस्लोपोगास बेजान घोड़ी को देख रहा था और मैं मायूसी से जूलू की सूरत तक रहा था। अब क्या किया जाए? अभी 20 मील और तय करना बाकी थे और घोड़ा सिर्फ एक था। मैं बिल्कुल ही मायूस हो गया और इस हालत में मैं एस्लोपोगास की गैर मामूली तेज रफ्तारी को भूल गया। एस्लोपोगास अपने घोड़े से उतर आया और मुझे बच्चे की तरह उठाकर जैन पर बिठा दिया। और तुम क्या करोगे? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारे साथ साथ दौड़ूंगा और क्या, उसने मेरे घोड़े की लगाम पकड़कर निहायत खुद एतमादी से कहा। और हम रवाना हुए इस तेज रफ्तारी से जिससे कि हम यहाँ तक आए थे। घोड़ा उड़ा जा रहा था और बूढ़ा एस्लोपोगास उस घोड़े के साथ ही साथ दौड़ रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और नथने फैल गए थे, लेकिन क्या मजाल कि उसकी सांस तेज हो जाए, मेरे घोड़े से एक कदम भी पीछे रह जाए। हर 5 मील के बाद मैं अपना घोड़ा रोक लेता ताकि एस्लोपोगास और घोड़ा दोनों 5 मिनट तक दम ले लें। एस्लोपोगास, तीसरी मंजिल पर मैंने कहा, बेहतर है कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना, बहुत थक गए होगे तुम। मेरे दोस्त, नहीं मैकुमेजन, ये नहीं हो सकता। या तो मैं यूं ही दौड़ते दौड़ते दम तोड़ दूंगा या फिर वहां तक तुम्हारे साथ ही साथ पहुंचूंगा। उसने अपने कुल्हाड़े से दूर नजर आते हुए एक धुंधले तोदे की तरफ इशारा किया। वो मेलोसेस के मोहब्बत का गुंबद था और उसके और हमारे बीच में 5 मील लंबा मैदान फैलता चला गया था। उफ, वो आखिरी 5 मील बेहद सख्त साबित हुए। घोड़े पर बैठे बैठे मेरी रानें अंदर की तरफ छिल गई थीं और हर झटके पर मेरा दम निकला जाता था। मारे थकन के मेरा जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। भूख ने अलग परेशान कर रखा था और वो नींद जो कभी मेरे करीब नहीं आती थी पता नहीं कहाँ से टपक पड़ी। घोड़ा अब हिम्मत हार रहा था और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी न थी, लेकिन फिजा में सुबह की खुनकी बढ़ रही थी। हम 1 मिनट भी रुककर दम नहीं ले सकते थे। एक लम्हे की भी ताखीर हमारी कोशिशों को बेकार साबित कर सकती थी। हवा बंद थी और लातादाद मकड़ियाँ दरख्तों की टहनियों से नहीं, मुहीन तारों से लटक रही थीं और ये इस बात की निशानी थी कि अब सूरज तुलू होने में ज़्यादा देर नहीं। मकड़ियों के जालों के बीच में से हम गुजरे तो वो हमारे जिस्म पर लिपटे रह गए। इतना वक्त नहीं था कि रुक कर उन जालों को अपने जिस्म से अलग करें, और अब हमारे सामने मेलोसिस की फसील में बने हुए बड़े बड़े ठोस दरवाजे थे। मैं इस ख्याल से परेशान हो गया कि अगर पहरेदारों ने हमें शहर में दाखिल ना होने दिया तो क्या होगा। खोलो दरवाज़ा खोलो। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, एक कासिद जंग की खबरें लेकर आया है, जल्दी खोलो। कैसी खबर? पहरेदार चिल्लाए। और तुम हो कौन?
जो यूं वैश्यों और दीवानों की सी हालत में चले आ रहे हो? और तुम्हारे साथ वो कौन शख्स है जिसकी जुबान कुत्ते की तरह बाहर लटक रही है? और हकीकत में एस्लोपोगास की जुबान बाहर लटक रही थी और वह बुरी तरह से हाँप रहा था। कौन है ये शख्स जो तुम्हारे घोड़े के साथ यूं दौड़ता आया है जैसे रिथ के साथ कुत्ते? मैं मैकोमेजन हूँ, आका मैकोमेजन, और मेरे साथ मेरा स्याफाम गुलाम है। खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। बड़े बड़े वजनी कबाड़ों को पीछे की तरफ खींचा गया। वो जरा से वाह हुए और पुल एक धमाके के साथ खंदक में गिरा दिया गया और हम हवा के झोंके की तरह पुल पर से गुजरते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। क्या खबर है मेरे आका? पहरेदार चिल्लाए। एनकोबो सोराइसिस के लश्कर को यूं पीछे धकेल रहा है जैसे हवा बादल को, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। एक और कोशिश मेरे बहादुर घोड़े, एक और कोशिश एस्लोपोगास। मेरे बहादुरों, एक और कोशिश। वफादार, रोज़े रोशन, अभी ना गिरना। सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी ताकत कायम रखना। एस्लोपोगास मेरे बहादुर हीरो, सिर्फ 15 मिनट और तुम दोनों जोविंदी में लाफानी शोहरत के मालिक हो जाओगे। क़यामत तक लोग तुम्हारा नाम इज्जत और एहतराम से लेंगे। मेरे बहादुरों, एक और कोशिश। सुनसान और खामोश रास्तों से हम गुजरने लगे। इस खामोशी में रोज़े रोशन की टापों और एस्लोपोगास के पैरों की चाप गूंज रही थी। रास्ते, गलियां, मकानात ऊँगते हुए मालूम होते थे। हम मोहब्बत के करीब से गुजरे। 1 मील, सिर्फ 1 मील और हिम्मत रखो बहादुरों। हाँ, इसी शान से आगे बढ़ो, सिर्फ 50 गज बाकी हैं। वो देखो, महल नजर आ रहा है। वफादार घोड़े, अब तुम अपने अस्तबल में आराम करोगे। हाँ, आगे बढ़ो। मोहब्बत के सुनहरे गुंबद पर रोशनी फैलती जा रही थी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दाखिले के अल्फाज दोहराए, लेकिन कोई जवाब न मिला। मेरा दिल डूब गया। ओ खुदा, कहीं रिगून और नाश्ता अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो गए। मैं दीवानों की तरह चिल्लाने लगा, खोलो, दरवाज़ा खोलो, और किसी की तनहा आवाज़ ने जवाब दिया। मैंने फौरन पहचान लिया, ये कारा की आवाज़ थी। तुम हो कारा? मैं चिल्लाया। अपने दूसरे साथियों को उठाओ, दरवाज़ा खोलो, खंदक पर पुल गिराओ, जल्दी करो मेरे भाई। और फिर खामोशी का छोटा सा वक्फा जो मुझे बेहद तवील मालूम हुआ। पुल गिराया गया, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और हम महल के दालान में दाखिल हो गए। यहाँ पहुँचते ही घोड़ा धड़ाम से गिरा। मेरे ख्याल से मुर्दा होकर बावजूद तकलीफ के मैं गिरते हुए घोड़े से कूद पड़ा और एक सतून का सहारा लेकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पूरा दालान खाली पड़ा था, एक मुहाफिज भी नज़र नहीं आ रहा था। कारा के चेहरे से वहशत मुतरशा थी। तन्हा उसने पुल गिराया था और अब वही पुल उठा रहा था। पहरेदार कहाँ हैं? मैंने जल्दी से पूछा। पता नहीं, उसने जवाब दिया। मैं सो रहा था कि आपके आने से 2 घंटे पेशतर कई लोग मुझ पर टूट पड़े और मुझे बांधकर चलते बने। आपके आने से कुछ ही देर पहले मैंने रस्सियों की गिरहें अपने दांतों से खोलकर अपने आप को आज़ाद कर लिया। मुझे खौफ है मैकोमेजन कि कोई बहुत ही भयानक साजिश की गई है। तो अब तक नलिप्था जिंदा है? मैंने सोचा और कारा को लिए हुए बरामदे और फिर दरबार के बड़े कमरे से गुजरकर नलिप्था की ख्वाबगाह का रुख किया। हमारे पीछे ही पीछे एस्लोपोगास शराबी की तरह लड़खड़ाता चला आ रहा था। हम पहले कमरे से गुजरे, वहाँ एक भी मुहाफिज ना था। दूसरा कमरा, वो भी खाली था। ओ खुदा, क्या सचमुच दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गए? मैं कांपता हुआ दिल लिए नलिप्था की ख्वाबगाह में जा घुसा। एस्लोपोगास और कारा मेरे साथ थे। ख्वाबगाह में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। नलिप्था अपने शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस, अपने दस्ते नाजुक में मोमी शमालिये कमरे के बीच में खाली पैकर की तरह खड़ी हुई थी। हमारे कदमों की चाप सुनकर वो अभी अभी बेदार हुई थी। उसकी आंखों में नींद का खुमार था और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ जा रहा था। कौन है? वो चिल्लाई। अरे मैकोमेजन, तुम? खैर तो है। तुम तो ऐसे वहशत ज़दा हो जैसे कोई बुरी खबर सुनाने वाले हो। मेरा आका, मेरा इनकोबो, सूरज देवता का वास्ता, मैकोमेजन, क्या वाकई मेरा आका मर गया? वो मारे इज़्तिराब के अपने हाथ मलने लगी। तुम्हारा इनकोबो जिंदा है? मैं उसे जख्मी छोड़कर आया हूँ। गुज़िश्ता शाम जब मैं मैदान जंग से रुखसत हुआ हूँ तो इनकोबो सोराइसिस के लश्कर का ताक़ुब कर रहा था। उसकी तरफ से कोई फिक्र ना करो, सोराइसिस शिकस्त खा चुकी है। मुझे यकीन था, उसने खुशी से बेखुद होते हुए कहा, कि इनकोबो कामयाब होगा। नलिप्था, कपड़े पहन लो, मैंने कहा, और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर फौरन अपनी तमाम खादमाओं को बुला लो। उसने बगैर कुछ पूछे ख्वाबगाह की दीवारों में बने हुए दरवाजों के करीब जाकर अपनी खादमाओं को आवाज़ दी और बड़ी अफरा तफरी में चप्पल और गाउन पहन लिया। इस अरसे में 1 दर्जन के करीब नीम उरियां खादमाएं मुख्तलिफ कमरों से ख्वाबगाह में दाखिल हो गईं और हमें देखकर शर्मो हया से एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करती रहीं। खामोशी से हमारे साथ आओ, मैंने उनकी शर्म की परवाह ना करते हुए कहा और हम ख्वाबगाह से निकलकर पहले कमरे में आए। नलिप्था,
मैं और एस्लोपोगास बेहद थके हुए और भूखे हैं, पहले कुछ खाने को और शराब दो। ये कमरा मुहाफिज अफसरों का वेटिंग रूम था। एक अलमारी से शराब की सुराहियाँ और ठंडा गोश्त निकालकर हमारे सामने रख दिया गया। मैंने और एस्लोपोगास ने थोड़ा सा खाया और शराब के पहले ही घूंट ने हमारी रगों में जिंदगी की नई लहर दौड़ा दी। नलिप्था, मैंने शराब का जाम मेज पर रखते हुए कहा, क्या तुम्हारी खादमाओं में कम से कम 2 ऐसी मिल सकती हैं जो तुम पर अपनी जान कुर्बान करने से दरेग न करें? हाँ, क्यों नहीं? तो उनसे कहो कि वो इसी वक्त महल के पिछले दरवाजे से जाकर उन लोगों को बुलाएं जिनकी वफादारी पर तुम्हें पूरा एतबार हो। वो लोग हथियारों से मुसल्लह होकर जिस हाल में हो उसी हाल में यहाँ चले आएं। नलिप्था, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। नहीं, इस वक्त सवालो जवाब का वक्त नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कारा दोनों खादमाओं के लिए दरवाज़ा खोल देगा। नलिप्था ने पलटकर 2 खादमाओं को आगे बढ़ने का इशारा किया और मेरी बात दोहराकर उन्हें उन अफसरों के नाम दोहरा दिए जिनके पास उन्हें जाना था। बेहद खामोशी मगर तेजी से जाओ और लोगों को फौरन अपने साथ लेकर आओ, उसने कहा। कारा दोनों खादमाओं को लेकर चला। कारा से मैंने कह दिया था कि दोनों खादमाएं जब महल से बाहर निकल जाएं तो वो दरवाज़ा मजबूती से बंद करके हमसे अजीमुशान जीने पर आ मिले। कारा के और खादमाओं के जा चुकने के बाद हम अजीमुशान जीने की तरफ चले। मेरे हाथ में गोश्त का टुकड़ा था और मैं चलते हुए अपने दांतों से नोच नोच कर खा रहा था और गोश्त चबाते हुए मैंने नलिप्था को तमाम बातें बता दी। मैंने ये भी कहा कि साजिश पर अमल शुरू हो चुका है। कारा को बांध दिया गया था, तमाम मुहाफिज जा चुके हैं और नलिप्था अपनी खादमाओं के साथ पूरे महल में तन्हा थी। नलिप्था ने बताया कि जोर से शहर में यह अफवाह फैली हुई है कि सोराइसिस फतह जफर के झंडे उड़ाती मेलोसिस की तरफ बढ़ी चली आ रही है। इस अफवाह का फौरी असर यह हुआ कि कई लोगों ने नलिप्था का साथ छोड़ दिया और सोराइसिस के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गए। हालांकि मोहब्बत की गुंबद पर रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन सूरज तुलू होने में अभी 5-10 मिनट बाकी थे। हम महल से निकलकर सहन में आ गए और यहाँ मेरे सीने के दर्द ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि मुझे सहारे के लिए नलिप्था का नाजुक हाथ पकड़ना पड़ा। एस्लोपोगास गोश्त चबाता हमारे पीछे आ रहा था। हम सेहन से गुजरकर उस छोटे से दरवाजे के सामने पहुंच गए जो अजीमुशान जीना पर खुलता था और ये देखकर मेरी और नलिप्था की हैरत की इंतहा न रही कि दरवाजे के कवाड़ गायब थे। उन्हें उखाड़कर जीने पर से नीचे फेंक दिया गया था और वो वहीं कई फुट नीचे पड़े हुए थे और अब दीवार में एक बैजवी सुराख तूलो अर्ज में आम खाने की मेज़ों से दुगना बाकी रह गया था और उस सुराख के बाहर स्याह संगे मरमर का जीना था जिसमें सिर्फ 10 सीढ़ियाँ थीं जो अजीमुशान जीने की चोटी पर पहुंचकर ख़त्म हो जाता था। हम एक दूसरे की सूरत तकने लगे। देखा नलिप्था, मैंने कहा। नमक हरामों ने कवाड़ उखाड़ कर फेंक दिए। ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम इस खाली दरवाजे को बंद कर सकें? खुदा के लिए जल्द कहो, सुबह होते ही दुश्मन हमारे सरों पर होगा। हमें सिर्फ इसी जगह रुक कर नाकाबंदी करना थी। किसी और जगह हम दुश्मन को किसी सूरत रोक नहीं सकते थे। अगर इस दरवाजे को बंद ना किया जाए और दुश्मन घुस आए तो फिर बचाव की कोई सूरत मुमकिन न थी, क्योंकि महल के अंदर किसी भी कमरे के कवाड़ न थे। कवाड़ों की बजाय दरवाज़ों पर मखमली पर्दे लगाए गए थे। अगर हम यही एक दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो गए तो फिर कोई किसी भी तरफ से महल में दाखिल नहीं हो सकता। अगर ये दरवाज़ा बंद हो जाता तो फिर महल पर कब्जा जमाना करीब करीब नामुमकिन था। अलबत्ता एक रास्ता था जिससे साजिशी खास महल में दाखिल हो सकते थे, यानी वही खुफिया रास्ता जिसके जरिए महल में दाखिल होकर सोराइसिस ने नलिप्था को कत्ल करने की कोशिश की थी। मैंने उस रास्ते के बारे में तशवीश का इजहार किया तो नलिप्था ने यह कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि जिस रात सोराइसिस ने नलिप्था को कत्ल करने की कोशिश की थी उसके दूसरे ही रोज़ नलिप्था ने मेमार बुलाकर उस खुफिया दरवाजे को मजबूत पत्थरों की मदद से हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया था। अब उस तरफ से कोई दाखिल नहीं हो सकता। मैकोमेजन, ये जीने का दरवाज़ा भी बंद किया जा सकता है, नलिप्था ने जो बड़ी हाजिर दिमाग थी कहा। सेहन के एक तरफ संगे मरमर के चौकोर तराशे हुए टुकड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। ये पत्थर इन कोबों के मुजस्मे की चौकी बनाने के लिए लाए गए हैं। फिलहाल उन्हीं पत्थरों को दरवाज़ा बंद करने के काम में ले लिया जाए। मैं उछल पड़ा और फ़ौरन एक मुलाजमा को रवाना किया गया कि वो फ़ौरन से पेशतर अपने वालिद के गोदाम से, जो बहुत बड़ा ताजिर था, जितने भी मुमकिन हो उतने मजदूर लेकर आ जाए। वो उधर रवाना हुई और हम एक खादमा को बेकवाड़ों के दरवाजे पर छोड़कर और होशियार रहने की तलकीन करके सेन के उस हिस्से की तरफ चले जहां संगे मरमर के चौकोर टुकड़े पड़े हुए थे। यहाँ हमें कारा मिला जो दोनों खादमाओं को हिफाजत से महल के बाहर पहुंचाकर और दरवाज़ा मजबूती से बंद करके आ रहा था। सेहन के एक कोने में 6 इंच मोटे चौकोर पत्थर तरतीब से रखे हुए थे। हर पत्थर काफ़ी वजनी था। पत्थरों के करीब ही 24 स्ट्रेचर सा पड़ा हुआ था।
उसी स्ट्रेचर पर पत्थर यहाँ तक लाए गए थे। हमने चंद पत्थर स्ट्रेचर पर रख दिए और 2 खादमाएं स्ट्रेचर उठाकर बेकवाड़ दरवाजे की तरफ चलीं। मैकोमेजन, एस्लोपोगास ने कहा, अगर दरवाज़ा बंद होने से पहले वो नमक हराम साजिशी आ गए तो मैं तन तनहा जीने पर उन्हें उस वक्त तक रोके रखूंगा जब तक कि तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर लेते। हाँ मैकोमेजन, मैं एक बहादुर की मौत मरूंगा। नहीं मेरे दोस्त, मुझे रोकना नहीं, मैं उनका मुकाबला बखूबी कर सकता हूँ। हाँ, अकेला। एक शख्स ने जो मुद्दत हुई मर चुका, एक बार मेरी बहादुराना मौत की पेशन गोई की थी। शायद उस पेशन गोई के पूरा होने का वक्त आ गया है। मैं उस तरफ जाकर ज़रा सो लेता हूँ ताकि मेरी ताकत ऊद कर आए। साजिशी अजीमो शान जीने तक आ जाएं तो मुझे बेदार कर देना, उससे पहले नहीं। एस्लोपोगास यकबस्ता मरमरी फर्श पर लंबा लंबा लेट गया और चंद सानियों बाद ही दुनिया माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। उसी वक्त नींद ने मुझे भी दरवाजे के करीब बैठ जाने पर मजबूर कर दिया। खादमाएं पत्थर उठा कर ला रही थी और कार और नलिप था उन पत्थरों को 6 फुट चौड़े दरवाजे में 3-3 कितारों में जमा रहे थे। पत्थर लाने के लिए 40 गज का फासला तय करना पड़ता था और फिर पत्थर लेकर 40 गज वापस आना होता था। हर चंद की खादमाएं काफ़ी जांफिशानी से काम में लगी हुई थी, दौड़ दौड़ कर पत्थर ला रही थीं, लेकिन फिर भी काम की रफ्तार बहुत सुस्त थी, मायूस कुन हद तक सुस्त। सुबह की रोशनी फैलने लगी और साथ ही अजीमो शान जीने के कदमों में से हथियारों की झनकार सुनाई दी और कुछ हलचल के आसार नमूदार हुए और अब तक दरवाजे की दीवार सिर्फ 2 फुट बुलंद हो चुकी थी और इतनी सी दीवार बनाने में 8 मिनट लगे थे। वाकई अल्फोंसे ने बिल्कुल ठीक इतला दी थी। झनकार की आवाज़ करीब होती जा रही थी। मैंने दरवाजे से गर्दन निकाल कर देखा। सुबह की धुंधली रोशनी में तकरीबन 50 आदमियों का एक गिरोह आहिस्ता आहिस्ता जीने की तरफ बढ़ रहा था और अब वो जीने की चौकी पर खड़े थे। उनकी नज़रें ऊपर उठ गईं और ये देखकर कि ऊपर कुछ हो रहा है उनके पैर थम गए। 3-4 मिनट तक वो भौंचके से खड़े रहे और इस अरसा में दीवार को कुछ और बुलंद होने का मौका मिल गया। आपस में सलाह मशवरा करने के बाद वो लोग आगे बढ़े। हमें अपने काम पर लगे हुए 1.25 घंटा हो चुका था और दीवार सिर्फ 3 फुट बुलंद हो सकी थी। मैंने एस्लोपोगास को बेदार किया। वो अजीम शख्स अंगड़ाई लेकर उठ बैठा और उसने चंद बार एनकोसिकास को हवा में घुमाया। अब ठीक है, उसने कहा, मैं अपने जिस्म में नई कुव्वत महसूस कर रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं मैकोमेजन, मैं ऐसी जंग करूँगा जो इस अनजान मुल्क में यादगार रहेगी। नींद और शराब ने मेरे बूढ़े सीने में जवान दिल रख दिया है। मैकोमेजन, मैंने ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि हम दोनों एक बहुत अजीम जीने की चोटी पर खड़े हैं और तमाम दुनिया हमारे कदमों तले फैली हुई है। मैकोमेजन, तुम्हारा चेहरा फरिश्ते की तरह दमक रहा था और तुम्हारे एक उज़्व से नूर की शुआएं फूट रही थीं। मेरे बूढ़े शिकारी दोस्त, हम दोनों का वक्त आ पहुंचा है। मेरे बाद जल्द ही तुम भी इस दुनिया को खैरबाद कहोगे और मरने के बाद भी हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैकोमेजन, मुझे मेरे मुल्क की रस्म के मुताबिक दफन करना और मेरा मुंह मेरे प्यारे वतन ज़ुलू लैंड की तरफ रखना। उसने मुझसे मुसाफिया किया और अपने कंधे पर कुल्हाड़ा रखे तने तनहा बढ़ते हुए दुश्मन का मुकाबला करने चल दिया। उसी वक्त कारा दीवार फांद कर नंगी तलवार लिए एस्लोपोगास के करीब जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे से बेपनाह दबदबा और अज़्म टपक रहा था। अरे, तो क्या तुम भी आ रहे हो? एस्लोपोगास ने मुस्कुराते हुए कहा। खुश आमदीद मेरे प्यारे बहादुर दोस्त, खुश आमदीद। काबिल तारीफ है वो शख्स जो बहादुरों की मौत पसंद करता है। सलाम है उस शख्स पर जो मौत से मुकाबला करने चला है और हथियारों की झनकार जिसके लिए एक नगमा है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमने उकाबों की तरह अपनी चोंचें तेज़ करनी हैं। हमारे नेज़ों के फल सूरज की शुआओं में बिजली की तरह चमक रहे हैं। हमारे खंजर बेताबी से लहरा रहे हैं और हम खून के प्यासे हैं। कौन है जो एनकोसिकास के इस्तकबाल को आगे बढ़ता है? कौन सरदार इनके बोसे का मज़ा लेना चाहता है जिसका समर मौत है? देखो और पहचान लो, मैं कठभोड़ हूँ, मैं खूनरेज़ हूँ, मैं तेज़ दौड़ने वाला हूँ। मैं सरदार एस्लोपोगास हूँ। मेरी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। मैं अजीम हूँ। मैं नाकाबिले तस्खीर को फतह करने वाला हूँ। मैं नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हूँ। मैं कुल्हाड़े का मालिक हूँ। मैं ज़ुलू कबीले का सरदार और बहादुर तरीन शख्स हूँ। मैं खून का प्यासा हूँ। मैं जंगजू हूँ। मैं गद्दारों को खाको खून में लिटाने वाला हूँ। मैं शेर हूँ और बुज़दिल लूमड़ियों की तलाश में हूँ। मेरे कुल्हाड़े की एक ही जुम्बिश भौंचाल पैदा कर देती है। मेरे जंगी नारों से ज़मीन आसमान थर्रा उठते हैं। मेरी ज़रब से पत्थर सुरमा होते हैं और मेरा गुस्सा चट्टानों को पिघला देता है। मैं दुश्मनों के गिरोह पर बिजली बनकर टूटता हूँ। मैं शेरों में शेर, बहादुरों में बहादुर
और सरदारों में सरदार हूँ। कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत करता है? कौन है? कौन है? एस्लोपोगास वैश्याना रिजल्स पढ़ता जा रहा था और साजिशों का गिरोह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। और उस गिरोह के बीच में मैंने अपने पुराने कर्म फरमाओं नाश्ता और रेगून को पहचान लिया। दफतन एक दियोकामद शख्स को जोश आ गया। वो अपने गिरोह से आगे बढ़कर 10 सीढ़ियां चढ़ आया और गरजता हुआ अपना भारी नेजा बुलंद करके एस्लोपोगास पर हमलावर हुआ। एस्लोपोगास ने अपने पैरों को उठाए बगैर वहीं खड़े खड़े अपने जिस्म को यूं झुका दिया कि दियोकामद शख्स का नेजा तड़ाक से जीने पर पड़ा। दूसरे ही लम्हे एनकोसिकास बुलंद हुआ, तड़ाक से दियोकामद शख्स की खोपड़ी पर पड़ा और उसे चीरता हुआ हलक तक उतरता चला गया। वह बेजान होकर गिरा और जीना पर से लुढ़कता हुआ अपने साथियों के कदमों में जा पड़ा। दियोकामद शख्स की ढाल वहीं गिर गई। एस्लोपोगास ने आगे बढ़कर ढाल उठा ली और यूं सीना तानकर खड़ा हो गया जैसे बड़ी सी बड़ी कुव्वत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। कारा भी एक दुश्मन को कत्ल कर चुका था और अब मेरी बूढ़ी आंखों ने ऐसा नाकाबिले फरामोश मंजर देखा जैसा ना तो किसी ने देखा होगा और ना ही शायद देख सकेगा। 2-2 और 3-3 गद्दार मिलकर एक साथ एस्लोपोगास और कारा पर टूट पड़े। कुल्हाड़ा सनसनाता, तलवार चमकती और जीने पर चढ़ आने वाले गद्दार जिंदा या मुर्दा होकर नीचे लुढ़क जाते। जैसे जैसे जंग शदीद होती जा रही थी, एस्लोपोगास की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। उसका कुल्हाड़ा तेजी से घूम रहा था और वह खुद बुलंद आवाज में जंगी गीत गा रहा था। वो उन सरदारों के नाम ले रहा था जो उसके हाथों मारे गए थे। तड़ाक तड़ाक उसका कुल्हाड़ा खोपड़ियां फाड़ रहा था और अब तक उसका एक वार भी खाली ना गया। गद्दारों के बेजान इज्साम जीने पर से लुढ़क रहे थे और सीढ़ियां खून में लथपथ थीं। एकदम से गद्दार ऊपर चढ़ाए और तन्हा एस्लोपोगास पर पिल पड़े और उनके नेज़ों ने बूढ़े जुल्लू के जिस्म पर दर्जन भर जख्म छोड़ दिए। वह खून में नहा गया, लेकिन ढाल ने उसका सर और आहनी कमीज ने उसका सीना बचा रखा था। शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद वह चट्टान की तरह जमा रहा और दुश्मन उसके सामने झुकते चले गए। कारा भी बड़ी दिलेरी से मुकाबला कर रहा था। आखिरकार एक झन्नाके की आवाज आई और कारा की तलवार टूट गई। वो तलवार फेंककर एक तगड़े वैशी से लिपट गया और दोनों जीने पर से लुढ़कते हुए नीचे जा पड़े। एक साथ कई दुश्मनों ने निहत्ते कारा पर तलवारें और नेज़े बरसा दिए और उस वफादार खादिम के टुकड़े उड़ा दिए। कारा एक बहादुर की मौत मरा, ऐसी मौत जो ज़वींदी में हमेशा यादगार रहेगी। कारा की मौत से ना तो एस्लोपोगास झिझका और ना ही पीछे हटा। वो अपनी जगह पर खड़ा बदस्तूर दुश्मनों की खोपड़ियां चीरता रहा। गलाजी, वो चिल्लाया, मेरे भाई गलाजी, तुम यही हो? और उसका कुल्हाड़ा एक गद्दार की खोपड़ी पर पड़ा। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे गद्दार की खोपड़ी तोड़ गया और अब दुश्मन घबराकर पीछे हटे। सीढ़ियों पर खून जम गया था और उन पर फिसलन पैदा थी। पीछे हटते हुए कई गद्दारों के पैर रपट गए। वो झुके और अभी संभलने भी ना पाए थे कि मौत की गोद में जा सोए। बचे खुचे गद्दार तेजी से पीछे हटे और एस्लोपोगास से दूर खड़े होकर खौफ व हैरत से उस जुल्लू की तरफ देखने लगे जो उनके ख्याल में मरना जानता ही ना था। संगमरमर के चौकोर पत्थरों की दीवार जो हम दरवाजों के बीच में बना रहे थे अब 4.5 फुट बुलंद हो चुकी थी। मैंने गर्दन उठाकर एस्लोपोगास और दुश्मनों की तरफ देखा और अफसोस से हाथ मलकर रह गया। मैं एस्लोपोगास की कोई मदद नहीं कर सकता था। मेरा पिस्तौल मैदान जंग में कहीं गुम हो गया था। जख्मों से चूर एस्लोपोगास अपने कुल्हाड़े पर झुका गद्दारों का मजाक उड़ा रहा था, उन पर जुमले कस रहा था और उन्हें बुज़दिल औरतें कह रहा था। लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि उसके सामने आए। नाश्ता की पुरजोश तकरीर भी बेअसर साबित हुई। आखिरकार रिगून को, जिसकी दिलेरी और बहादुरी का मैं मोतरफ हूँ, जोश आ गया। वो नेज़ा लेकर एस्लोपोगास की तरफ झपटा। आहा! एस्लोपोगास रिगून को देखकर चिल्लाया, आप हैं मुकद्दस जादूगर, मैं आपका ही मुंतजिर था। आओ मेरे दोस्त आओ, मैंने आपको अब्दी नींद सुलाने की कसम खाई थी और आप तो जानते ही हैं कि मैं अपनी कसम पूरी करता हूँ। रिगून ने आगे बढ़कर एस्लोपोगास पर वार किया। एस्लोपोगास ने ढाल सामने कर दी, लेकिन रिगून का नेज़ा ढाल फाड़ता हुआ जुल्लू की गर्दन में पैवस्त हो गया और उसकी गर्दन से खून का फवारा सा उबल पड़ा और एस्लोपोगास ने ढाल जल्दी से फेंक दी और वह रिगून की आखिरी घड़ी थी। मुकद्दस जादूगर संभलो, एस्लोपोगास चिल्लाया और इससे पहले कि रिगून ढाल से नेज़ा निकालकर एस्लोपोगास पर वार करे, एनकोसिकास हवा में बुलंद हुआ, सूं से हवा में घूमा और रिगून के मुकद्दस सर की तरफ चला। तड़ाक और कुल्हाड़ा रिगून की खोपड़ी तोड़ता हुआ ठोड़ी तक उतर गया और उसका बेजान जिस्म खून आलूद सीढ़ियों पर से लुढ़कता हुआ जीने से नीचे मकतूलों के ढेर पर जा पड़ा। रिगून के मरते ही एक शोर बुलंद हुआ। दीवार अब तक पूरी ना बनी थी और दरवाजे का कुछ हिस्सा अब तक खुला था।
हमने उभर कर जीने की तरफ देखा। गद्दार अपनी जान बचाने के लिए एस्लोपोगास के सामने से भाग रहे थे और उन भगोड़ों में चंद पुजारी भी थे जो अपनी सफ़ेद दाढ़ियां लहराते हुए बदहवासी से फरार हुए जा रहे थे। लेकिन एक शख्स था जो अपनी जगह पर जमा रहा और वो था नाश्ता। चंद सानियों तक नाश्ता जमीन पर तलवार टेके हैरान परेशान खड़ा रहा और फिर एक नारे के साथ एस्लोपोगास पर हमलावर हुआ और तलवार घुमाकर इस शिद्दत से ज़ूलू पर हमलावर हुआ कि तलवार जिरहा काटती हुई एस्लोपोगास की पसलियां तोड़ गई। इस ज़रब ने एस्लोपोगास को दम बखुद कर दिया और उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर गिर गया। नाश्ता ने खुशी के नारे के साथ आखिरी ज़रब लगाने के लिए अपनी तलवार बुलंद की, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका वास्ता कैसे दुश्मन से पड़ा है। एस्लोपोगास ने एक झुरझुरी ली और जख्मी शेर की तरह छलांग लगाकर सीधा नाश्ता पर जा पड़ा। उसके लचकदार लंबे लंबे हाथ नाश्ता की गर्दन के गिर्द आहनी तारों की तरह लिपट गए और दोनों लुढ़खनियां खाते जीने से नीचे जा पड़े। नाश्ता बड़ा ताकतवर शख्स था, लेकिन उसका मुकाबला अफ्रीका के ताकतवर तरीन शख्स से था। चुनाचे लाख कोशिश के बाद वो अपने आप को एस्लोपोगास की गिरफ्त से न छुड़ा सका। एक ही मिनट बाद इस भयानक जिद्दोजहद और साजिश का खात्मा हो गया। एस्लोपोगास ने नाश्ता को अपने दोनों हाथों पर सर के ऊपर उठा लिया और घुमाकर महल की दीवार या फसील पर से फेंक दिया। नाश्ता हवा में लहराता हुआ 200 फुट नीचे चट्टानों पर जा पड़ा और उसकी हड्डियां तक सुरमा हो गईं। उसी वक्त शहर में से शोरगुल की आवाज़ें बुलंद हुईं। 2 खादमें मोतबर अफसरों को नींद से बेदार कर चुकी थीं और वो तलवारें ले लेकर आ गए थे और भगोड़े गद्दारों को शहर के गली कूचों में कत्ल कर रहे थे। अब दरवाज़ा बंद करने की कोई ज़रूरत न थी। चुनाचे वो खादमाएं जो पत्थर उठा उठा कर ला रही थीं अब दीवार गिराने में मसरूफ़ हो गईं। दीवार गिरा दी गई और हमारे मोतबर अफसरों के आगे जख्मी एस्लोपोगास लड़खड़ाता हुआ दाखिल हुआ। उसके जख्मों से अब तक खून रिस रहा था और उसकी आंखों की मध्यम होती हुई चमक बता रही थी कि बूढ़े ज़ूलू का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। उसके माथे का अजीबोगरीब तकोना सुराख फट गया था और उसमें से खून के फवारे छूट रहे थे। उसकी गर्दन पर 2 इंच का एक गहरा जख्म था जो रिगून के नेज़े से आया था और नाश्ता की तलवार ने दाएं तरफ की 2 पसलियों को चीर दिया था। हाथ में खून आलूद कुल्हाड़ा लिए वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। कोई और वक्त होता तो औरतें उसकी हालत देखकर बेहोश हो जाती, लेकिन उस वक्त तमाम खादमाओं ने बजाय इसके कि बेहोश हों खुशी के नारों के साथ उस बहादुर ज़ूलू का इस्तकबाल किया। लेकिन एस्लोपोगास रुका नहीं, वो हमारे करीब से गुजर गया। हम सब उसके पीछे चले। वो सेहन अबूर करके मेहराबी दरवाजे में से गुजरता हुआ दरबार के बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के मरमरी फर्श पर खून की लकीरें बनाता हुआ वो उस मुकद्दस पत्थर के सामने जा खड़ा हुआ जो कमरे के बीच में रखा हुआ था। शायद उसकी ताकत जवाब दे गई और वो अपने अनकोसी कास पर ठोड़ी लगाकर खामोश खड़ा डोलता रहा। फिर उसने अपनी गर्दन उठाई और फटी हुई आवाज़ में चिल्लाया, मैं मर रहा हूँ, लेकिन एक बहादुर की मौत। कहाँ हैं वो गद्दार जो हथियार बुलंद किए बड़े जीने पर चढ़ आए थे? मैं उन्हें नहीं पाता। मैकोमेजन, तुम मेरे करीब ही मौजूद हो ना? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ज़मीन घूम रही है, मैं बहते पानी की आवाज़ें सुन रहा हूँ। गलाजी मुझे पुकार रहा है। और उसने खून आलूद एनकोसी कास को चूम लिया। अलविदा एनकोसी कास। लेकिन फिर उसे ख्याल आया और उसने कहा, नहीं नहीं एनकोसी कास, हम दोनों इस जिंदगी में मौत तक साथ रहे हैं, इसलिए मेरे बाद कोई और तुम पर कब्जा नहीं जमा सकता। हम साथ रहे थे और साथ रहेंगे। एक ज़रब और एक यादगार ज़रब एनकोसी कास। और उसने कुल्हाड़ा दोनों हाथों से घुमाना शुरू किया, तेज़ तेज़ और तेज़, जब तक कुल्हाड़ा एक सीमी दायरे में तब्दील हो गया। दफतन। एस्लोपोगास के मुंह से एक भयानक नारा बुलंद हुआ। एनकोसी कास मुकद्दस पत्थर पर धड़ाक से पड़ा और चिंगारियां फिजा में बिखर गईं और साथ ही मुकद्दस पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर फिजा में बिखर गया। एनकोसी कास के भी टुकड़े उड़ गए और दस्ते का टुकड़ा एस्लोपोगास के हाथ में रह गया। एस्लोपोगास मुस्कुराया, लड़खड़ाया और धम से फर्श पर गिरा। वो मर चुका था, लेकिन एनकोसी कास का टूटा हुआ दस्ता अब तक उसकी मुट्ठी में दबा हुआ था। और यूं वो स्याफाम अजीम हीरो एस्लोपोगास इस दुनिया से रुखसत हुआ। माफूकुल फितरत कुव्वत का तमाशा देखने वालों के मुंह से चीखें निकल गईं और फिर कोई चिल्लाया, पेशन गोई, पेशन गोई। इस यादियों ने मुकद्दस पत्थर के टुकड़े उड़ा दिए और हजूम भिनभिना उठा। हाँ, नलिप्था ने कहा, इस बहादुर ने मुकद्दस पत्थर के टुकड़े उड़ा दिए और अब उस पेशन गोई के पूरा होने का वक्त आ गया है कि जब यह पत्थर टूट जाएगा तो जोवेंदी पर अजनबी बादशाह हुकूमत करेगा। किसी दाना की ये पेशन गोई पूरी हुई। अब वाकई एक अजनबी शख्स जोवेंदी पर हुकूमत करेगा। मेरे आका इनकोबो ने सोराइसिस को शिकस्त दी
एनकोबो एक अजनबी है जिसने मेरा ताजो तख्त बचाया है, इसलिए मेरे ताजो तख्त पर अब उसी का हक है। और यह शख्स, नलिप्था ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, शदीद जख्मी होने के बावजूद कल शाम मैदान जंग से मेरी जान बचाने के लिए रवाना हुआ था। और उसी के साथ ये बहादुर से अफाम भी था जो इस वक्त मुर्दा पड़ा हुआ है। और इन दोनों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैकोमेजन एस्लोपोगास और मेरे वफादार खादिम का नाम मेरे तख्त की पुश्त पर खालिस होने से कंधा किया जाएगा, ताकि आने वाली नस्लें इन तीनों की बहादुरी और जानिसारी को याद रखें। लोगों ने खुशी से बेताब होकर नारे बुलंद किए और तालियां पीटी। मैंने कहा कि हमने जो कुछ किया है वो किसी सिले की खातिर नहीं किया, ये तो हमारा फर्ज था। लोगों ने फिर नारे लगाए और अब मैं 2 अफसरों के कंधों पर हाथ रखे उनका सहारा लेता हुआ सहन में आया। वह मुझे मेरे कमरे की तरफ लिए जा रहे थे। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। सहन अबूर किया तो मेरी नज़र बहादुर रोज़े रोशन पर पड़ी। वो उसी जगह बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था जिस जगह के वो गिरा था। मैंने उन अफसरों से जो मुझे सहारा दिए हुए थे कहा कि मुझे घोड़े के करीब ले जाएं ताकि मैं उसे आखिरी बार देख लूं। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा उसने आंखें खोल दी और मुर्दा आवाज़ में हिनहिनाया। उसे जिंदा देखकर मैं खुशी से चिल्ला उठा, लेकिन बदकिस्मती से मुझ में इतनी ताकत थी ही नहीं कि मेरे हलक से कोई आवाज़ निकल सकती। मैंने वहीं खड़े खड़े साइसों को तलब किया। उन्होंने घोड़े के हलक में पानी और शराब के चंद कतरे टपकाए। 15 ही रोज़ में वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर हो गया। जब ये घोड़ा बाजार में निकलता तो लोग उंगलियां उठा उठाकर उसकी तरफ इशारा करते और कहते, यही वो घोड़ा है जिसने मलका की जान बचाई। मैंने अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोए और ज़िरा उतारकर बिस्तर पर दराज हो गया। ज़िरा उतारते वक्त काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी और इसमें कोई ताज्जुब की बात भी ना थी क्योंकि मुझे शदीद चोट आई थी और दाएं कंधे और सीना पर तश्तरी बराबर नील उभर आए थे। दूसरी बात जो मुझे याद है वो ये कि 10 घंटों बाद मुझे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उठने की कोशिश करते हुए खादमाओं से पूछा कि ये आवाज़ कैसी है। मुझे बताया गया कि हेनरी ने मैदान जंग से नलिप्था की हिफाजत के लिए सवारों का एक दस्ता रवाना किया था जो आ गया है और ये उसी के घोड़ों के टापों की आवाज़ है। उन्होंने ये भी बताया कि पौ फटते ही जब दस्ता मैदान जंग से रवाना हुआ था उस वक्त सोराइसिस तेजी से आरिस्तोन की तरफ पसपा हो रही थी और हेनरी उसका ताकुब कर रहा था। ये दिल खुशकुन खबर सुनकर मैंने इत्मीनान की सांस ली और सोचा कि अब मैं इत्मीनान से जान दे सकूंगा। और इसके बाद हर चीज़ तारीकी की दबीज चादर में गायब हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी नज़र गुड की यक चश्मी ऐनक पर पड़ी और मेरा मुखलिस दोस्त कप्तान जॉन गुड मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, आदाब अर्ज करता हूँ जनाब, मिजाज कैसी हैं? गुड ने कहा, हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैंने हैरानी से मुर्दा आवाज़ में कहा, तुम्हें तो इस वक्त आरिस्तोन की फसील तले होना चाहिए था, तो तुम मैदान जंग से भाग आए हो, क्यों? गुड, तुमसे ये उम्मीद ना थी। आरिस्तोन? उसने कहा, मेरे दोस्त, आरिस्तोन तो गुज़िश्ता हफ्ता फतह हो गया। जानते हो बूढ़े शिकारी, तुम कितने रोज़ बेहोश रहे? 15 रोज़, पूरे 15 रोज़। और सोराइसिस? मैंने बेचैनी से पूछा। सोराइसिस हमारी कैद में है। उसके गद्दार अफसरों ने नमक हरामी की। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए सोराइसिस को हमारे हवाले कर दिया और उसे मेलोसिस लाया जा रहा है। पता नहीं उस बेचारी के साथ नलिप्था और हेनरी क्या सलूक करेंगे। गुड उदास हो गया। और कर्टस कहाँ है? अपनी बीवी नलिप्था के पास, और कहाँ हो सकता है वो? आज सुबह नलिप्था ने शहर से बाहर हमारा इस्तकबाल किया था, तभी से हेनरी उसके साथ है। अभी तो बहुत से काम निपटाने बाकी हैं यार। कल हेनरी तुम्हारी आदत को आएगा। जोवेंदी के काबिल डॉक्टरों का कहना है कि तुम हेनरी से आज ना मिलो। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सोचे बगैर न रह सका कि अब हेनरी को मुझसे पहले जैसी मोहब्बत ना रही। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वो मेरी इयादत को आ सकता था, लेकिन जब किसी ने नई नई बीवी हासिल की हो और फिर वो एक बहुत बड़ी फतह हासिल करके आ रहा हो तो डॉक्टरों के मशवरे पर बाहर सूरत अमल करना ही चाहिए। ठीक है, यही दुनिया का दस्तूर है। शादी के बाद हर शख्स अपने अजीज दोस्तों को भुला ही देता है। मैं इन ख्यालात में उलझा हुआ था कि एक मानूस आवाज़ सुनाई दी। मोन्सियोर को अब आराम की ज़रूरत है। मैंने गर्दन उठाकर देखा। कमरे के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे में से अल्फोंसे के ऊपर को उठी हुई मूंछें झांक रही थीं और उस वक्त बेख्तियार मुझे एस्लोपोगास की याद आ गई। अच्छा, तो तुम आ गए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आ गया जनाब, जंग ख़त्म हो गई और मेरे बहादुराना जज्बात को तस्कीन मिली। अब मैं मोन्सियोर की तीमारदारी को हाजिर हूँ। मैं हंसा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हंसने की कोशिश की। अल्फोंसे तीमारदारी करने लगा और चंद ही रोज़ बाद मुझ पर यह बात वाज़ेह हुई कि अल्फोंसे ना सिर्फ अच्छा बावर्ची बल्कि एक माहिर नर्स भी था। दूसरे रोज़ कर्टिस और नलिप्था मेरी इयादत को आए
और हेनरी ने वो तमाम वाक़यात तफसील से बयान किए जो मेरे और एस्लोपोगास के मैदान जंग से रुखसत होने के बाद हुए थे। फिर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि ज़ख्मी होने के बावजूद मैंने जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मेरी हालत देखकर वो कई बार चौंक उठा था। रही नलिप्था तो वो बेहद खुश व खुर्रम नजर आ रही थी। उसका अक्का सही सलामत मैदान जंग से लौट आया था, और वो भी फातेह बनकर। जंग की तबाही और बर्बादी का नलिप्था को कोई ख्याल ना था। मुमकिन है उसे बेशुमार लोगों की जानें तल्फ होने का अफसोस रहा हो, लेकिन हेनरी की मोहब्बत एक तरफ और जंग की तबाहकारियां एक तरफ, और मुझे कहना पड़ता है कि हेनरी की मोहब्बत का पलड़ा भारी था। नलिप्था, अपनी बहन सोराइसिस के साथ तुम क्या सलूक करोगी? मैंने पूछा। सोराइसिस? नलिप्था की पेशानी पर बल पड़ गए। हेनरी ने उसकी बात काटकर जल्दी से मौजू बदल दिया। क्वार्टरमैन, मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही तंदुरुस्त हो जाओगे, हेनरी ने कहा। मैंने हंसकर गर्दन हिलाई। हेनरी, अपने आप को और मुझे बहलाने से फ़ायदा? मैं जानता हूँ कि मेरे दिन पूरे हुए और अब मैं चंद दिन का ही मेहमान हूँ। मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ हूँ। हेनरी, अब मैं इस बिस्तर से तंदुरुस्त होकर उठ नहीं सकता। जानते हो दोस्त, मैं सुबह से खून थूक रहा हूँ और कोई चीज़ मेरे फेफड़ों में सरगर्म अमल है। वो उन्हें नोच रही है, चीर रही है। हेनरी, रंजीदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तवील उम्र गुजार चुका, दुनिया को देख और समझ चुका, और अब आखिरी सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ज़रा आईना लाना तो मैं अपनी सूरत तो देखूँ कि कैसी हो गई है। काफ़ी पसोपेश के बाद हेनरी ने फ्रेम में जुड़ा हुआ चमकदार चांदी का एक टुकड़ा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। यही जोवेंदी का आईना था। मैं कुछ देर तक अपनी सूरत देखता रहा और फिर आईना एक तरफ रख दिया। मेरी सूरत ही बदल गई है। और हेनरी, तुम कहते हो कि मैं बच जाऊंगा? मैंने कहा। मेरी हालत देखकर नलिप्था बेकाबू हो गई और बेतहाशा रोने लगी। हेनरी अपनी प्यारी बीवी का रोना नहीं देख सकता था, चुनाचे उसने फिर मौजू बदल कर कहा कि मुजस्मा साजों ने एस्लोपोगास के जिस्म की नाप मुजस्मा बनाने के लिए ली है। उसका मुजस्मा यूं बनाया जाएगा कि वो खड़ा अपने इनकोसी काज से मुकद्दस पत्थर को तोड़ रहा है। मुजस्मा स्याह संगमरमर से बनाया जाएगा। उसके साथ ही सफ़ेद संगमरमर का मेरा मुजस्मा होगा, जो यूं बनाया जाएगा कि मैं रोज़े रोशन पर सवार हूं और वह थक कर गिर रहा है। ये दोनों मुजस्मे, यानी मेरा और एस्लोपोगास का, ये तहरीर लिखते वक्त यानी जंग से 6 माह बाद मुकम्मल हो चुके थे, और मैं ख़ास उन मुजस्मों को देखने गया था। एस्लोपोगास का मुजस्मा बहुत शानदार है और यूं मालूम होता है जैसे एस्लोपोगास ही बजाते खुद खड़ा हुआ हो। मेरा मुजस्मा भी खूबसूरत है। बुत साजों ने मेरे असल चेहरे में रद्द-बदल करके उसे खूबसूरत बना दिया है, इस ख्याल से कि आने वाली नस्लें मेरे मुजस्मा को देखकर ये ख्याल ना करें कि जोवेंदी में दाखिल होने वाले अजनबी ऐसे बदसूरत थे। फिर हेनरी ने कहा कि एस्लोपोगास की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी गई। जोवेंदी की रस्म के मुताबिक उसे आग में नहीं जलाया गया, बल्कि ज़ुलू रस्म के मुताबिक उसकी लाश को घुटने उठाकर ठोड़ी को उस पर टिका दिया गया और उसके दोनों लचकदार हाथ उसके घुटने में से उठे हुए पैरों के गिर्द लपेट दिए गए। अजीमुशान जीना पर उस जगह जहां बहादुर ज़ुलू ने दुश्मनों का मुकाबला किया था, एक बड़ा सा सुराख बनाया गया और उसकी लाश को उस सुराख में उतार दिया गया, जहां वो अपने वतन ज़ुलू लैंड की तरफ मुंह किए बैठा है और क़यामत तक बैठा रहेगा। लोगों में अजीब अजीब अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। लोगों का कहना है कि हर रात एस्लोपोगास का भूत सुराख से अपना कुल्हाड़ा लिए निकल आता है और सुबह तक अजीमुशान जीना पर टहला करता है। चुनाचे रात को लोग उस जीने से गुजरते डरते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि जब तक बूढ़ा ज़ुलू जीना पर बैठा हुआ है, कोई दुश्मन चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, महल पर कब्जा नहीं कर सकता। जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में तन्ने तन्हा गद्दारों का मुकाबला किया था, उसी तरह से मरने के बाद भी अगर ज़रूरत हुई तो करेगा। लेकिन जब उसकी लाश को जीना पर से हटा लिया जाएगा या साल बाद उसकी हड्डियां मिट्टी हो जाएंगी, तब महल और मेलोसिस गैर महफूज होंगे। जीना गिर जाएगा और जोवेंदी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। हेनरी और नलिप्था मेरी अयादत को आए थे। उसके हफ्ते बाद का जिक्र है। मेरी हालत बनिस्बत पहले के अब कुछ बेहतर थी और मैं खुद ब खुद उठकर अपने बिस्तर पर बैठ सकता था। एक सुबह हेनरी का कासिद आया और ये पैगाम लेकर कि आज दरबार में सोराइसिस को पेश किया जाएगा। हेनरी ने कहला दिया था कि अगर मुझ में उठने बैठने की शक्कत हो तो मैं ज़रूर दरबार में आऊँ। मैं उस बदकिस्मत मलका को मरने से पहले एक बार देखना चाहता था। चुनाची शदीद तकलीफ के बावजूद मैं जाने के लिए तैयार हो गया। गम गुसारो हमदर्द अल्फोंसे और एक और खादिम के कंधों का सहारा लेकर दरबार के कमरे की तरफ चल दिया। आज दरबार में चंद खास लोग मदऊ किए गए थे और वो अपनी अपनी जगह पर बैठे सरगोशों में मसरूफ़ थे। मुझे दरबार में आए कुछ ज़्यादा देर न हुई थी कि सिपाही सोराइसिस को लिए हाजिर हुए। वो पहले से भी ज़्यादा हसीनो जमील मालूम हो रही थी, लेकिन उसके मगरूर चेहरे से फ़िक्र व तशवीश के आसार ज़ाहिर थे।
वो शाही लिबास में मलबूस थी और उसके हाथ में उस वक्त भी चांदी का खिलौने जैसा वही नेज़ा मौजूद था जो इसी दरबार में लाने जंग करते वक्त भी उसके हाथ में था। उसे देखते ही मेरे दिल में रहम व हमदर्दी के जज्बात ने तलातुम बर्पा कर दिया। चुनाचे मैं उठा और झुककर निहायत अदब से उसे सलाम किया और इस बात की माजरत चाही कि मैं अजहद कमज़ोर होने के बायस उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए इस बेअदबी की मुआफ़ी चाहते हुए बैठने पर मजबूर हूँ। सोराइसिस का चेहरा सुर्ख हो गया और वो हंसी, बड़ी तलखी की हंसी। शायद तुम भूल गए मैकोमेजन, उसने कहा, कि अब मैं मलका नहीं रही। मैं तो एक ज़लीलो ख्वार कैदी हूँ, बेबस और लाचार। वो औरत जिसके नाम पर हर शख्स लानत भेजता है और जिसका साथी कोई नहीं। ऐसा ना कहो सोराइसिस, मैंने कहा, आपकी रगों में शाही खून गर्दिश कर रहा है और अब भी आप काबिल एहतराम हैं। खातून शब, यकीन मानिए मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। तुम भूल रहे हो मैकोमेजन, उसने हंसते हुए कहा। अगर मामला बरक्स हुआ होता, यानी फतह मेरी होती, तो मैं तुम्हें सोने के पत्थर में लपेट कर मोहब्बत की छत के मुजस्मे से टांग देती। मैकोमेजन, मैं इस एहतराम और हमदर्दी के अहल नहीं। ये बात मैं नहीं भूला हूँ, मैंने जवाब दिया। मैदान जंग में आपका पलड़ा भारी था और मेरे नज़दीक हमारी शिकस्त यकीनी थी। उस वक्त आपके ये अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, लेकिन मोहतरम खातून, जंग ख़त्म हो गई। किस्मत के देवता ने फैसला आपके खिलाफ किया। मोहब्बत के छत पर फरिश्तों के मुजस्मे मौजूद हैं और फिलहाल मैं जिंदा हूँ, लेकिन चंद दिनों का ही मेहमान हूँ, इसलिए पिछली बातें दोहराने या याद करने से क्या हासिल होगा। आह, जंग! इसी मनहूस जंग ने मेरी किस्मत पलट दी। काश कि एक बार फिर मैं मलका बन सकती। सिर्फ चंद घंटों के लिए मुझे मेरे इख्तियारात वापस मिल जाते और फिर मैं उन बुज़दिल गीदड़ों को जो मुझे तन्हा छोड़कर फरार हो गए और मुझे इन कोबों के हवाले कर दिया, ऐसी सज़ा देती कि ज़मीन आसमान थर्रा जाते। बुज़दिल कबूतरों जैसे दिल लेकर मैदान जंग में आए थे। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ डूब गई और तुम्हारे करीब खड़ा हुआ वो बुज़दिल बौना और उसने चांदी के नेज़े से अल्फोंसे की तरफ, जिसके चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था, इशारा किया। मेरी कैद से फरार होने में कामयाब हो गया और कमबख्त ने मेरी तमाम तदबीरों को उलट दिया। मैंने इस मस्करे बौने को जर्नैल बनाने की कोशिश की थी। मैं इसे बहादुर बनाकर तमाम इख्तियारात देना चाहती थी, लेकिन मुझे कामयाबी ना हुई। ना तो पत्थर से लहू निचोड़ा जा सकता है और ना ही इस बुज़दिल बौने के दिल में दिलेरी और बहादुरी के जज्बात पैदा किए जा सकते हैं। इसने कमीनों की तरह झंडे के पीछे छुपकर मेरी तमाम बातें सुन लीं। मैं चाहती तो इसे उसी वक्त कत्ल करा सकती थी, लेकिन अफसोस मुझे इस पर रहम आ गया। बुरा हो इस रहम का कि इसी के सबब मेरी ये हालत हुई और मैं एक बेबस और जलील कैदी हूँ। काश कि मैंने इस बौने को उसी वक्त कत्ल कर दिया होता। लेकिन तुम मैकोमेजन वाकई सरफरोश और बहादुर हो। नलिप्था की जान बचाने के लिए तुमने जो कुछ किया उसकी पूरी दास्तान मैं सुन चुकी हूँ। तुम्हारे सीने में एक पुरखुलूस दिल धड़क रहा है और तुम्हारा वो स्याफाम साथी वो हकीकत में सच्चा मर्द था। उफ! तन्हा उसने नाश्ता के साथियों का अजीम शान जीने पर मुकाबला किया और आखिर में नाश्ता को उठाकर महल की दीवार पर से नीचे फेंक दिया। काश के वो यादगार मंजर मैं अपनी आंखों से देख सकती। आप वाकई अजीब औरत हैं, मैंने कहा। बहरहाल मेरी एक बात मानोगी? कहो। अपनी बहन नलिप्था से पिछली गलतियों की मुआफ़ी चाहते हुए जान बख्शी की दरख्वास्त करना। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मुआफ़ कर देंगी। उसके मुंह से नकरई कह कहा फूट पड़ा। मैं नलिप्था से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करूं? नामुमकिन। उसी वक्त नलिप्था, हेनरी और गुड दाखिल हुए। नलिप्था बड़ी मतानत और खामोशी से अपने तख्त पर बैठ गई। गरीब गुड की हालत काबिल रहम थी। वो बेहद फिक्रमंद और उदास नजर आ रहा था। सलाम हो तुम पर सोराइसिस, कुछ देर बाद नलिप्था ने कहा। और तुम पर भी, सोराइसिस ने जवाब दिया। सोराइसिस, तुमने जोवेंदी की पुरसुकून फिजा में एक हंगामा बर्पा कर दिया। तुम्हारी वजह से हज़ारों बच्चे यतीम और हज़ारों औरतें बेवा हो गईं। तुमने कसम खाई थी कि मेरे आका और उसके साथियों को कत्ल कर दोगी और मुझे अजीमुशान जीने की चोटी पर से नीचे फेंक दोगी। तुम्हारी सरकशी हद से गुजर चुकी थी सोराइसिस, क्यों ना तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। एक इल्ज़ाम तो मेरी बहन भूल ही गई, सोराइसिस ने कहा, और वो ये कि मैंने तुम्हारे आका को तुमसे छीनने की कोशिश की थी। शायद यही मेरा संगीन जुर्म है जिसके लिए मेरी बहन मुझे कत्ल करने पर तुली हुई है। अगर इन कोबा बीच में ना होता और मैंने तुम्हारे खिलाफ जंग की होती तो तुम मुझे यकीनन मुआफ़ कर देती, लेकिन इन कोबों से मोहब्बत करके मैं वाकई गुनाहगार हो गई। शुक्र करो नलिप्था कि मुझे बहुत देर में इन कोबों से मोहब्बत हुई, वरना तुम उसे कभी हासिल न कर सकती। सुनो नलिप्था, सोराइसिस ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, मुझे अपने इल्ज़ामों की तरदीद में कुछ नहीं कहना। तुम मेरे साथ जो कुछ कर सकती हो कर गुजरो, ताकि कोई अरमान तुम्हारे दिल में बाकी ना रह जाए। तुम मुझे कत्ल करना चाहती हो तो शौक से करो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे आका और जोवेंदी के बादशाह, उसने हेनरी की तरफ इशारा किया,
अपने हाथों से मुझे कत्ल करे। फितने की इब्तदा उन्हीं के बायस हुई, इसलिए उसका खात्मा भी उन्हीं के हाथों होना चाहिए। सोराइसिस बड़ी बेपरवाही से अपने छोटे से नेज़े से खेलने लगी। हेनरी ने झुककर नलिप्था के कान में कुछ कहा और नलिप्था यूं बोली, सोराइसिस, मैं बचपन से ही तेरी एक काबिल कदर बहन साबित हुई हूँ। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मुल्क में चहमगोइयाँ हो रही थी कि तुम तख्तो ताज की मालिक नहीं हो सकती। चूंकि मैं बड़ी बहन हूँ इसलिए ताजो तख्त की सही वारिस हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हुकूमत में सोराइसिस और मैं बराबर की शरीक हूँ। हम दोनों तवाम हैं, इसलिए तख्त पर जितना मेरा हक है उतना ही सोराइसिस का भी है। और यूं मेरी अजीज़ बहन, मैंने हर वक्त और हर हाल में तुम्हारा ख्याल किया है और तुमने मुझे उसका बदला क्या दिया। खैर, मैं कामयाब हुई और इस वक्त तुम मेरे कब्ज़े में हो, लेकिन आज भी तुम मेरी वही बहन हो जो मेरे साथ खेला करती थी और जो मेरी गर्दन में बाहें डाले रात को एक ही बिस्तर पर सोया करती थी। सोराइसिस, मेरे दिल में अब भी तेरी मोहब्बत कायम है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के तुफैल तुम्हें नहीं बख्श सकती। तुम्हारा जुर्म इतना संगीन है कि उसने मेरी मोहब्बत और रहम के जज्बात को कुचल दिया है। जब तक तुम जिंदा हो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता, लेकिन तुम जिंदा रहोगी। सोराइसिस, मेरे आका इनकोबो ने तुम्हारी जान बख्शी की दरख्वास्त की है, चुनाचे मैं तुम्हारी जान बख्शी करती हूँ और तुम्हें अपने आका की खिदमत में अपने शादी के तोहफे के तौर पर पेश करती हूँ। उन्हें इख्तियार है कि वो तुमसे जो चाहें सलूक करें। मैं जानती हूँ कि तुम इनकोबो से मोहब्बत करती हो और किसी सूरत उससे बाज नहीं आ सकती, लेकिन कान खोल कर सुन लो सोराइसिस कि इनकोबो को तुमसे मोहब्बत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम तारों भरी रात जैसी हसीन हो, लेकिन ए खातून शब, वो औरत मैं हूँ जिसे इनकोबो ने तुम्हारे मुकाबले में पसंद किया है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए मैं बिला खौफो खतर तुम्हें उसके हवाले करती हूँ। सोराइसिस का चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नलिप्था के एक एक लफ्ज़ में जहरीला निश्तर छुपा हुआ था। मुमकिन है उसे अपनी बहन से मोहब्बत और हमदर्दी हो, लेकिन उसकी ये तकरीर हसद और रकाबत में लिपटी हुई थी। मैं जानता हूँ, हेनरी ने हकलाते हुए और गुड की तरफ देखते हुए कहा, कि तुम मलका सोराइसिस से मोहब्बत करते हो। मैं नहीं जानता कि आज तक तुम्हारी मोहब्बत कायम है या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा तब्दील नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फितने का एक इत्मीनान बख्श हल सोचा जाए जिसमें सबको मुसरतें हासिल हों। मलका सोराइसिस की ज़ाती जायदाद भी है और उसमें कुछ इजाफा भी कर दिया जाएगा, और अपनी जायदाद यानी कि वहाँ ये दोनों यानी गुड और सोराइसिस आज़ाद रह सकेंगे और हमारी तरफ से इन्हें कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्यों नलिप्था? बहरहाल ये मेरी तजवीज़ है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, गुड ने कहा, मैं माजी को फरामोश कर चुका हूँ और अगर खातून शब मुझे किसी काबिल समझें तो मैं कल ही या जब भी वो कहें उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और वादा करता हूँ कि अच्छा शौहर बनने की कोशिश करूँगा। अब तमाम लोगों की निगाहें सोराइसिस पर मरकूज थीं और वो अपने होंठों पर मुस्कुराहट लिए खामोश खड़ी थी। चंद सानियों तक वो यूं ही खड़ी रही। फिर उसने नलिप्था, फिर हेनरी और गुड के सामने झुककर उन्हें सलाम किया और निहायत नपे-तुले अल्फाज और मुतरन्नम आवाज़ में कहना शुरू किया, मेरी अजीज़ बहन, बचपन से तुमने मुझ नाखलफ पर अपनी बेपाया मोहब्बत सरफ की है। उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ और मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इनकोबो यानी जोविंदी के होने वाले बादशाह के हजूर पेश किया कि वही मेरी किस्मत का फैसला करें। मलका, तुम्हें अपने शौहर की मोहब्बत मुबारक हो और तुम बेटों और बेटियों की माँ बनो और इनकोबो मुस्तकबिल के बादशाह। मैं 1000 बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने इस नाचीज़ तोहफे को कबूल करने के बाद उसे निहायत फ़राग दिली से अपने बहादुर दोस्त बागून को अता किया। मेरे आका, यही तुम्हारे शायान शान है। बादशाहों को ऐसा ही होना चाहिए। आखिर में मैं अपने आका बागून का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरे नाचीज़ हुस्न को कबूल किया। मैं अपने दिल पर हाथ रख कर कहती हूँ कि अगर ये सरकश मेरे इख्तियार में होता तो मैं बागून को बखुशी अपने शौहर के तौर पर कबूल करती और मरते दम तक उनकी अदना कनीज़ बनकर रहती। और अब वह मुस्कुराई। मैं आखिरी अल्फाज कहने की इजाज़त चाहूँगी। नलिप्था और मेरे अजनबी आकाओ, तुमने मुझे ना तो समझा है और ना समझने की कोशिश की है। अगर तुम नहीं जानते तो सुन लो कि मैं ज़िल्लत की ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देती हूँ और तुम्हारी रहमदिली और हमदर्दियों पर लानत भेजती हूँ। मुझे तुमसे नफ़रत है, कल भी नफ़रत। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बकौल तुम्हारे, जलील, बेबस और तन्हा, लेकिन तुम जानते हो कि मैं अब भी सरबुलंद हूँ, मैं अब भी गालिब हूँ। मुझे कोई मगलूब नहीं कर सकता। जानते हो कि तुम्हारे दिलों में मेरा खौफ जागुज़ी है, लेकिन तुम ज़ुबान से इकरार नहीं करते। देखो, ये है मेरा जवाब। और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि वो क्या करने वाली है, उसने चांदी का नेज़ा जो उसके हाथ में था अपने पहलू में पेवस्त कर दिया और अब वो मुस्कुराई। मैं आखिरी अल्फाज कहने की इजाज़त चाहूँगी। नलिप्था और मेरे अजनबी आकाओ, तुमने मुझे ना तो समझा है और ना समझने की कोशिश की है। अगर तुम नहीं जानते तो सुन लो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बकौल तुम्हारे, जलील, बेबस और तन्हा, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे दिलों में मेरा खौफ जागुज़ी है, लेकिन तुम ज़ुबान से इकरार नहीं करते। देखो, ये है मेरा जवाब। और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि वो क्या करने वाली है, उसने चांदी का नेज़ा जो उसके हाथ में था अपने पहलू में पेवस्त कर दिया
और उसकी नोक सोराइसिस की नाजुक पुश्त से बाहर निकलकर चमकने लगी। वो तड़पकर संगमरमर के फर्श पर गिरी। नलिप्था चीख उठी और बेचारा गुड इस भयानक मंजर की ताब ना लाकर बेहोश हो गया। हम तड़पती हुई सोराइसिस की तरफ दौड़े। उसने अपनी गर्दन उठाकर अपनी निगाहें हेनरी के चेहरे पर गाड़ दी। उसकी आंखें कह रही थीं, एनकोबो तुम मेरे हो, मेरे हो। वो मुस्कुराई। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। खातून शब का खूबसूरत जिस्म बेजान था। दूसरे रोज सोराइसिस के जसदे खाकी को आग के सुपुर्द कर दिया गया और एक खूबसूरत मलका का अंजाम जो खातून शब के नाम से मशहूर थी ये हुआ। सोराइसिस के अलमनाक अंजाम के 1 माह बाद मेलोसिस के बड़े मुअब्बद में एक अजीमोशान जश्न ताजपोशी मनाया गया और सर हेनरी कर्टिस के सर पर ताज रखकर उसे जोवेंदी का शहंशाह तस्लीम कर लिया गया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं उस जश्न में शरीक ना हो सका। गुड जो अपने कप्तानी यूनिफॉर्म में उस जश्न में शरीक हुआ था बेहद मरूब होकर लौटा और उसने मुझे बताया था कि नलिप्था इतनी हसीन मालूम हो रही थी कि वो बयान नहीं कर सकता और हेनरी सही मायनों में बारोब और बड़े जाहो जलाल का बादशाह मालूम होता था। वाकई बादशाही हेनरी को ही जेब देती है। लोगों के खुशियों मुसरत के नारों से मालूम होता था उनके दिलों में हेनरी की कितनी मोहब्बत और अजमत कायम है। गुड ने कहा कि जब नलिप्था का खास घोड़ा रोजे रोशन को लाया गया तो लोगों ने मैकोमेजन चिल्लाना शुरू कर दिया और वो बेकाबू हो गए और घेरा तोड़कर घोड़े की तरफ दौड़े। गुड ने एक रेत पर खड़े होकर लोगों से कहा कि मैकोमेजन की हालत इतनी नाजुक है कि वो अपने बिस्तर पर से भी नहीं उठ सकते। जश्न ताजपोशी के बाद हेनरी बल्कि अब शाह जोवेंदी कहना ज्यादा मुनासिब होगा मेरी अयादत को आया। वो बेहद मुजमहिल हो रहा था और बकौल उसके जश्न ताजपोशी ने उसे बेहद बोर कर दिया था। हेनरी की इस बात में हकीकत का शायबा तक न था। आप जानिए ऐसे मौका पर तो खुशी और मुसर्रत बोरियत को करीब फटकने नहीं देती। हकीकत में हेनरी बन रहा था। मैंने कहा, हेनरी कैसी अजीब बात है कि एक आवारागर्द अजनबी अनजान देश में शामिल होता है और चंद ही माह बाद मुल्क की हसीन तरीन औरत का शौहर बनता है और फिर उसी मुल्क के तख्त पर बतौर बादशाह के कदम रखता है। ये तो कुछ अलिफ लैला के किस्सों की सी बात हुई। मैंने हेनरी से यह भी कहा कि मुस्तकबिल करीब में कहीं ऐसा न हो कि दौलत की फरावानी उसे मगरूर, जालिम और जाबर बना दे। उसे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पहले वो एक रहमदिल इंसान, एक मुखलिस दोस्त, अवाम का खादिम और फिर आखिर में जोवेंदी का बादशाह है। मेरी इन नसीहतों को जिन्हें वो बाआसानी ठुकरा सकता था उसने बड़े गौर और तवज्जो से सुना और निहायत खुलूसे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया। जश्न ताजपोशी के बाद मैंने उस मकान में मुंतकिल होने की ख्वाहिश जाहिर की जो मेलोसे से 200 मील दूर एक सरसब्ज शादाब टीले पर वाक़ है और जहां बैठा मैं ये सतूर तहरीर कर रहा हूँ। आज से 5 माह पेशतर मैं इस मकान में उठ आया। मकान के चारों तरफ खूबसूरत मुर्गजार फैलते चले गए हैं और शुमाली रोशनदान से दूर मेलोसिस नजर आता है। सुबह नसीम सहरी के झोंके मुझे बेदार करती हैं और रात को ठंडी हवा के झोंके मुझे सुलाने की कोशिश करती हैं। यहाँ मुझे तन्हाई और सुकून मुयस्सर है और मैं यकसुई से अपने कारनामों की तवील दास्तान मुकम्मल कर सका। मुमकिन है ये और आँख जोवेंदी ही में पड़े रहें और मेरी ये दास्तान मुहज़्ज़ब दुनिया तक कभी ना पहुँच सके। खैर कोई बात नहीं। ये सतूर लिखते वक्त मेरी हालत गैर हुई जा रही है। सीने का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है और तकलीफ बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं जल्द ही दुनियावी तकालीफ से आज़ाद हो जाऊंगा। मुंदरजा बाला इबारत लिखे 1 हफ्ता गुजर चुका है और अब मैं आखिरी बार अपना कलम उठाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा वक्त कुछ ज़्यादा दूर नहीं। आखिरी मंजिल सामने नज़र आ रही है। जी हाँ, वही मंजिल जहाँ पहुँचकर फिर कोई वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब तक मेरा दिमाग ठीक है और हवास कायम है। मुझ में उठने की सकत नहीं, लेकिन इतनी ताकत ज़रूर है कि मैं चंद सतरें लिख सकूं। सीने का दर्द जो पिछले कई दिनों से अजियत पहुंचा रहा था बिल्कुल थम गया है, लेकिन उसकी जगह बेहिसी ने ले ली है। यूं मालूम होता है जैसे मेरे जिस्म में ना तो दिल है और ना ही फेफड़े। इस अचानक तब्दीली का मतलब मैं बखूबी समझता हूँ, लेकिन ये अजीब बात हुई कि दर्द के साथ साथ मौत का खौफ भी ज़ायल हो गया और अब मैं यूं महसूस करता हूं जैसे मैं बहुत थका हुआ हूं, बड़ा तवील सफ़र किए आ रहा हूं और अब आराम करूंगा, दायमी आराम, और मैं गहरी नींद में गर्क हो जाऊंगा। वो खौफ जो मरने वाले पर गालिब रहता है पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उस खौफ की जगह नींद के दिल खुशकुन ख्याल ने ले ली। दुनिया वाकई बुरी जगह है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ और जिया। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने अपने रुखसारों पर औरत की नरम गरम और मोहब्बत भरी सांस महसूस की। मैं खुश हूँ कि इस दुनिया में मुझे ऐसे मुखलिस दोस्त मिले
जो दोस्ती की खातिर औरत की मोहब्बत को ठुकरा देती हैं। मैं खुश हूं कि मैंने बच्चों के मासूम कहकहे सुने, मैंने चांद, सूरज और सितारों को चमकते देखा और नमकीन समुंदर के बोसे अपने मुंह पर महसूस किए और जंगली जानवरों को जंगलों में घूमते फिरते देखा। हर चीज़ धुंधली हुई जा रही है। गरजता हुआ अंधेरा मेरी तरफ बढ़ा चला रहा है और इस अंधेरे में मुझे चंद जानी पहचानी सूरतें नजर आती हैं। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे खुशामदीद कह रही हैं। उनमें मेरा प्यारा दोस्त हेनरी भी है और वो हसीनो जमील और वफाशवार औरत भी जो किसी ज़माने में मेरी बीवी थी। वो औरत, लेकिन अब मैं उसके बारे में क्या लिखूं? अब मैं उसके पास तो जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर उन तमाम दोस्तों को जो मुझे जानते हैं और उन तमाम लोगों को जो इस बूढ़े शिकारी का जिक्र खैर से याद करेंगे, मैं सलाम कहता हूँ और दुनिया के एक अनजान गोशे से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, अलविदा कहता हूँ। और अब मैं लाफानी कुव्वतों का मालिक जिसका नाम खुदा है, उसके हजूर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कह चुका, जैसा कि ज़ुलू कहते हैं। हमारे अजीज़ दोस्त एलन क्वार्टरमैन को इस दास्तान का आखिरी बाब लिखे 1 साल गुजर चुका है और अगर क्वार्टरमैन की तहरीर करदा इस दास्तान को इंग्लिस्तान भेजने का जरिया पैदा ना हो गया होता तो मैं ये सतूर कभी ना लिखता। पिछले 6 माह से चंद लोग जोवेंदी की सरहदों पर ऐसे रास्तों की तलाश में थे जो जोवेंदी से बाहर जाता हो। उनकी भाग दौड़ का नतीजा ये हुआ कि जल्द ही एक छोटा सा दर्रा मिल गया जो जोवेंदी से बाहर तक जाता था। उस नाले को बंद कर दिया जाएगा। जोवेंदी से बाहर जाने का यही एक रास्ता था। यही वो रास्ता था जिससे वो अफ्रीकी मिस्टर मैकेंजी मुस्तकर तक पहुंचा था। हमारा एक कासिद गुड के खतूत अपने दोस्तों के नाम, मेरे चंद खतूत अपने भाई जॉर्ज के नाम और एलन क्वार्टरमैन का मुसाविदा लेकर मुहज़्ज़ब दुनिया की तरफ रवाना हो गया। ये अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि अब मैं मरते दम तक अपने भाई जॉर्ज को न देख सकूंगा। कासिद की रवानगी के बाद वो एक रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा और हम मुहज़्ज़ब दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएंगे। हमारा दोस्त अल्फोंसे बकौल उसके वो जोवेंदी और उसके बाशिंदों से तंग आ चुका है। उसे कैफ़े, रेस्टोरानों और थिएटरों की बुरी तरह याद सता रही है। इसके अलावा इनाते हर रात ख्वाब में आकर उसे बुलाती है और वह बेचैन हो गया है। उसने सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करना और फ्रांसीसी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना जोवेंदी में रहने की बानिस्बत ज़्यादा पसंद किया। हमें अल्फोंसे की कमी ज़रूर महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्फोंसे अपने वतन पहुँच जाए। वहाँ उसका शुमार अमीर तरीन शख्सों में होगा क्योंकि हमने खालिस होने की कई वजनी सलाखें उसके सामान में बांध दी हैं और फिर वो अपनी अनाते से शादी करने में कामयाब होगा। एलन क्वार्टरमैन ने इस दास्तान के आखिरी अल्फाज जिस रोज़ लिखे थे उसके दूसरे रोज़ पो फटते ही हमारा अजीज़ दोस्त हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। मैं, नलिप्था और गुड उस वक्त क्वार्टरमैन के पास ही मौजूद थे। सुबह होने से 1 घंटा पेशतर उसकी सांस उखड़ गई। हमारे दिलों की जो हालत थी उसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। गुड बच्चों की तरह बिलक कर रो रहा था और उसकी यक चश्मी ऐनक अपनी जगह से फिसल गई। क्वार्टरमैन आखिरी सांस तक खुश मिजाज रहा। उसने गुड की ऐनक को अपनी जगह से गिरते देखा तो वह मुस्कुरा उठा। खुदा का शुक्र है, उसने कहा, कि मैंने मरने से पहले गुड को बगैर ऐनक के देख लिया। पो फटी तो उसने कहा कि उसे सहारा देकर बिठा दिया जाए ताकि वह आखिरी बार सूरज को तुलू होते देख ले। चंद ही मिनटों बाद उसने तुलू होते हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस सुनहरे गोले से परे जा चुका हूँ। 10 मिनट बाद उसने गर्दन उठाकर हमारी तरफ देखा। गुड, हेनरी, हमने एक साथ बड़े बड़े सफ़र तय किए, लेकिन अब मैं तन्हा एक बहुत बड़े सफ़र पर जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इस बूढ़े शिकारी को कभी कभार दुआए खैर से याद कर लेना। वो बुड़बुड़ाया। खुदा तुम सबको खुश और अपनी अमान में रखे। दूसरी दुनिया में तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। उसने गहरी सांस ली और उसकी गर्दन ढलक गई। मैंने झुक कर देखा, उसका जिस्म सर्द हो चुका था। एलन क्वार्टरमैन मर गया। बूढ़ा सरफरोश शिकारी मर गया और हमसे हमारा एक बेहतरीन दोस्त बिछड़ गया। उसके जनाजे में गुड, नलिप्था और मेरे अलावा मैलोसिस का बच्चा शरीक था। उसकी मौत के तीसरे रोज़ और मगरिब से कुछ पहले उसके जनाजे के ताबूत को बड़े मोहब्बत की कुर्बानगाह के सामने पीतल के फर्श पर रख दिया गया। मजमा खामोश था। हर शख्स की आंखों से आंसू रवां थे। सूरज की आखिरी किरण मोहब्बत में उतर आई। उसने क्वार्टरमैन के ताबूत को रोशन कर दिया। बिगल चिल्ला उठे। एक गिड़गिड़ाहट के साथ पीतल का फर्श सिरक गया और हमारे दोस्त एलन क्वार्टरमैन को शोलों ने निकल लिया। अगर हम 100 जिस्म लें तब भी हमें क्वार्टरमैन जैसा दोस्त नहीं मिल सकता। वो एक काबिल शख्स और मुखलिस दोस्त था। वो बेहतरीन शिकारी और तमाम अफ्रीका में बेहतरीन निशानेबाज था। दुनिया दूसरा एलन क्वार्टरमैन पैदा करने से कासिर रहेगी।
और ये था शिकारी क्वार्टरमैन की मुहिमाती और काबिल रश्क जिंदगी का खात्मा। गुड और मैं जोवेंदी में बड़े आराम की जिंदगी बसर कर रही हैं। गुड अब तक सोराइसिस की मोहब्बत और उसकी अलमनाक मौत को नहीं भुला सका, लेकिन भुलाने की कोशिश कर रहा है। गुड ने बहरी फौज तैयार की है और अब वो जोवेंदी बेड़े का कप्तान आला है और स्टीम बोट बनाने में कोशा है। वो नए नए तजुर्बे करता है और उस तालाब में जिसके जरिए हम जोवेंदी में दाखिल हुए थे अजीबोगरीब हैयत की कश्तियां दौड़ाता फिरता है। उसने बहरी फौज के लिए एक वर्दी भी बना ली है और वो खुश है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही सोराइसिस को भूलकर जोवेंदी की हसीन तरीन लड़की से शादी कर लेगा। नलिप्था की नज़र में 2 लड़कियां हैं, जिनमें से एक मरहूम नास्ता की लड़की है। अब मैं जोवेंदी का बादशाह हूँ और जोवेंदी की फलाह बहबूद हर वक्त मेरे पेश नज़र रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अपनी महज़ब दुनिया की चीज़ें यहाँ भी राज कर दी जाएं। शीशा और आईना बनाने में हम कामयाब हो गए हैं और अब चांदी सोने के बर्तनों की जगह शीशे के बर्तनों का रिवाज हो चला है। आखिर में इतना अर्ज कर दूं कि कोई भी साहिब जोवेंदी में दाखिल होने की कोशिश न करे। हम किसी अजनबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई इत्तफाकन यहाँ आने में कामयाब हो गया तो उसे फ़ौरन जोवेंदी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर कोई बादशाह दौलत की तमा में आकर हम पर चढ़ाई कर दे तो हम आखिर वक्त तक उसका मुकाबला करेंगे। 10 माह हुए नलिप्था को खुदा ने एक नहायत ही खूबसूरत लड़का अता किया है। अब वही ताजो तख्त का वारिस है। मुझे यकीन है कि मेरा ये बच्चा एलन क्वार्टरमैन जैसा मुहिमजू और बहादुर होगा। खुदा हाफिज। राकिम सर हेनरी कर्टिस।